डिस्क्लेमर ये उपन्यास एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है और ये लेखक की सोच का परिणाम है। इसका कोई भी जाति, धर्म, रीति रिवाज या सामाजिक विश्वास को अपमानित करने का कोई इरादा नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी वेब नॉवेल ऑडियो बुक पर। हम आगे सुनने जा रहे हैं एक बेहद रोमांचक कहानी, माई सीक्रेट पीस्ट शॉप सिस्टम। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। एपिसोड 231 स्टार रैंक अर्जेंट कॉल। ली वेनहाउ और लुओ चेन को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। इससे पहले ही मैकेनिकल आर्मर की आंखों से एक प्रेत आकृति प्रकट हुई। हालांकि हल्की छाया के कारण आकृति थोड़ी विकृत हो गई थी, फिर भी लू चेन उस व्यक्ति के मनमोहक आकर्षण को महसूस कर सकता था। उसने जो पहना हुआ था वह देखने में एक लड़ाकू सूट जैसा लग रहा था, जिसे चलने फिरने में आसानी के लिए डिजाइन किया गया था, और सूट के विभिन्न हिस्सों पर कई छोटे यांत्रिक घटक लगे हुए थे। उसकी पोनीटेल को बस पीछे की ओर बांधा गया था, जिससे उसे एक साहसी और साफ सुथरा रूप मिला। उसके चेहरे की बनावट काफी मजबूत थी, और उसकी बर्फीली ठंडी अभिव्यक्ति और भयावह आभा के साथ मिलकर वह दुर्गम थी। ली वेनहाउ को देखकर उसका चेहरा थोड़ा नर्म पड़ गया। वेनहाउ, तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? ली वेनहाउ ने अपने बगल में खड़े लुओ चेन को अपनी ओर खींच लिया। दूसरी सीनियर सिस्टर, यह मैं नहीं हूँ। हमारे जूनियर ब्रदर को आपसे कुछ चाहिए। हुआ जिन्यू ने लुओ चेन की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान बिखेरी, जिससे वह थोड़ी अधिक मिलनसार प्रतीत हुई। तो तुम हो छोटे भाई। जैसा कि मालिक ने कहा था, तुम आज्ञाकारी और प्यारे हो। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, छोटे भाई? आज्ञाकारी और प्यारी। लू चेन को इससे पहले कभी इस तरह से वर्णित नहीं किया गया था और वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। लुओ चेन के थोड़े संकोची स्वभाव को समझते हुए ली वेनहाउ ने समझाने में मदद की। जूनियर ब्रदर पर झू याओ नाम के उस व्यक्ति ने जासूसी की थी। हम अभी उसे हरा नहीं सकते, इसलिए हमारे पास दूसरी सीनियर सिस्टर की मदद लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ली वेनहाउ की बातें सुनकर हुआ जिन्यू की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई और आसपास का तापमान मानो कुछ डिग्री गिर गया। ये वही है। ठीक है, चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। ली वेनहाउ ने लुओ चेन की पीठ पर हल्के से थपथपाया, और लुओ चेन ने देर से कहा, है। धन्यवाद, दूसरी वरिष्ठ बहन। हुआ जिन्यू ने सिर हिलाया। ये बैठक थोड़ी जल्दबाजी में हुई। जब दूसरी वरिष्ठ बहन का ये व्यस्त समय समाप्त हो जाएगा, तो मैं आपके स्वागत उपहार की भरपाई कर दूंगी। लुओ चेन ने झट से हाथ हिलाया। कोई जरूरत नहीं, दूसरी वरिष्ठ बहन। आपकी मदद करने की तत्परता ही मेरे लिए सबसे बड़ा स्वागत उपहार है। यह अलग बात है, आपको इसे मना नहीं करना चाहिए। ली वेनहाउ के होठों पर मुस्कान आ गई। दूसरी सीनियर सिस्टर हमेशा की तरह दृढ़ निश्चय थीं। अच्छा, ठीक है, दूसरी वरिष्ठ बहन, आप जिन गुप्त लोगों की रक्षा कर रही हैं, वे अब कैसे हैं? ली वेनहाउ के इस सवाल को सुनकर हुआ जिन्यू का चेहरा भी गंभीर हो गया। हालात अच्छे नहीं हैं। शायद इसका संबंध अर्थ स्टार में हुए हाल के बड़े बदलावों से है। कई राक्षस अब गुप्त लोक के निकास द्वारों के आसपास के इलाके पर नजर गड़ाए हुए हैं। राक्षस लगभग हर दिन हमला कर रहे हैं। अरे लड़के, जल्दी करो और स्टार रैंक हासिल करो और आकर मदद करो। हुआ जिन्यू की बात सुनकर ली वेनहाउ ने धीरे से कहा, स्टार रैंक ऐसी चीज नहीं है जिसे आप जब चाहें तब हासिल कर सकें। हुआ जिन्यू अचानक रुक गई, मानो कोई संदेश सुन रही हो, फिर एक पल बाद पीछे मुड़कर देखा। मुझे उस मामले के बारे में पता है जिसका आपने जिक्र किया। मुझे यहाँ कुछ काम है, इसलिए चलिए अब बातचीत समाप्त करते हैं। वेनहाउ, छोटे भाई का अच्छे से ख्याल रखना, और यह मत भूलना कि ऐसी घटना दोबारा हो। इतना कहकर हुआ जिन्यू ने जल्दबाजी में संचार काट दिया, मानो उसे कोई अत्यावश्यक काम निपटाना हो। ली वेनहाउ ने लुओ चेन के कंधे पर हाथ रखा। पहली बार दूसरी सीनियर सिस्टर से मिल रहे हैं, आपको कैसा लगा? सेकंड सीनियर सिस्टर एक अच्छी इंसान है। लुओ चेन के गंभीर जवाब को सुनकर ली वेनहाउ के चेहरे पर तुमने मुझे पकड़ लिया वाला भाव आ गया। ठीक है, ठीक है, मुझे लगा था कि तुम चुपके से शिकायत करोगे कि दूसरी सीनियर सिस्टर बहुत दृढ़ निश्चयी हैं। तुम तो बड़े चुप रहते हो, बच्चे। बिल्कुल नहीं, बड़े भाई।
क्या गुप्त लोकों के जंगली जानवरों का पृथ्वी तारे पर प्रकट होना वर्जित नहीं है? दूसरी बड़ी बहन अभी भी गुप्त लोकों की रक्षा क्यों कर रही है? ही तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ना? पृथ्वी तारे के नियम हम मनुष्यों की रक्षा तो करते हैं, लेकिन साथ ही हमारी मानव जाति के विकास को भी सीमित करते हैं। पृथ्वी तारे पर चौथे स्तर से ऊपर की कोई आध्यात्मिक वस्तु भी उत्पन्न नहीं होती है। उद्धरण चिन्ह। इसलिए उच्च स्तरीय बीस्ट मास्टर्स को विकसित करने के लिए हम संसाधनों के विकास और प्रतिस्पर्धा के लिए केवल उच्च स्तरीय गुप्त लोकों में ही जा सकते हैं। जैसे जैसे मनुष्य शक्तिशाली होते गए, हम आध्यात्मिक खानों को विकसित करने या आध्यात्मिक वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए गुप्त लोकों के कुछ हिस्सों पर भी कब्जा करने में सक्षम हो गए। यही कारण है कि मानव पक्ष में अब इतने सारे वाइल्ड रैंक और यहाँ तक कि स्टार रैंक के सदस्य हैं। बीस्ट मास्टर्स। लुओ चेन ने सिर हिलाकर सहमति जताई। तो दूसरी वरिष्ठ बहन किंग गुप्त लोकों की रक्षा करती हैं। किंग फेंगरिज, लोहुन मैदान, चंदन गुप्त क्षेत्र और चेन शिंग हैयुवान गुप्त क्षेत्र, ये 4 हैं। लेकिन शायद आपने इन नामों के बारे में नहीं सुना होगा क्योंकि इन्हें सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं किया गया है। हालांकि जब गुप्त लोकों में शांति लौट आएगी, तो मैं आपको वहां ले जा सकता हूँ। ली वेनहाउ की हौसला अफजाई सुनकर लुओ चेन ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं, मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक मेरा साधना स्तर ऊंचा न हो जाए और मुझे सुरक्षा का आश्वासन न मिल जाए, उसके बाद ही मैं उनसे मिलने जाऊंगा। ली वेनहाउ थोड़ा हैरान हुआ, फिर हंसते हुए बोला, छोटे भाई, आपका व्यक्तित्व सचमुच आपको एक स्वाभाविक ब्रीडर बनाता है। इसे ही सज्जनता कहते हैं, न कि ढहती हुई दीवार के नीचे खड़े होने को। हाँ, हाँ, आप सही हैं। लुओ चेन पहले तो अभी जाने का इरादा कर रहा था, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। बड़े भाई, गुरुजी ने पिछली बार उस ज्ञानवर्धक चंदन के पेड़ का क्या किया था? गुरुजी ने इसे वापस बुला लिया और किसी ऐसी बात के बारे में बात की जिसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि अंत में इस जानवर को बाययू को लौटा दिया गया। ओह, हाँ, अगर आपने बताया न होता तो मैं लगभग भूल ही गया था। ये लीजिए, ये आपके लिए हैं। ली वेनहाउ ने अपने भंडार से सुगंधित मोतियों की एक छोटी थैली निकाली और लुओ चेन को दे दी। ये मोती गोल मटोल और चिकने थे, पकड़ने में बहुत आरामदायक थे। ये वही है जो उस ज्ञानोदय प्राप्त चंदन के वृक्ष ने मुझसे आपको देने के लिए कहा था। उसने कहा कि यह आपके लिए धन्यवाद का उपहार है। चंदन की आत्मा का कंगन पृथ्वी श्रेणी, एक ऐसा कंगन जिसे ज्ञानोदय चंदन का वृक्ष अपने शरीर के एक भाग से बना सकता है। चंदन के प्रत्येक मनके पर एक कौशल अंकित और संग्रहित किया जा सकता है, जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर शत्रुओं के विरुद्ध किया जा सकता है। एक बार कौशल का उपयोग हो जाने पर इसका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। लुओ चेन ने अपने हाथ में मौजूद मोतियों को देखा। ये वही मोती थे जिनसे चंदन की आत्मा का कंगन बना था। इनकी मात्रा देखकर लगता है कि वो काफी सारे कंगन बना सकता है। लुओ चेन ने इन मोतियों को सावधानीपूर्वक रख दिया और वापस जाकर कुछ कंगन बनाने और फिर अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उन पर स्किल उकेरने की योजना बनाई। चूंकि गुरुजी ने ज्ञानोदय चंदन के वृक्ष को छोड़ दिया था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि वृक्ष के साथ कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्हें बस बाययू के लिए थोड़ी दया आ रही थी। जब वह आया, तो वह एक अज्ञानी लिंगबाओ रहस्यमयी वृक्ष था। जब वह वापस गया, तो उसके पास एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में लौटा। उसे सच में नहीं पता था कि यह उसके लिए आशीर्वाद था या अभिशाप। चेन्यांग पेटस्टो लौटने के बाद लुओ चेन ने लियांग लिन के दोनों जानवरों की स्थिति की जांच की और पाया कि एक रात के आराम और ऊर्जा पत्थरों की आपूर्ति के बाद वे अब ऐसे दमक रहे थे मानो उन्हें दूसरी बार जीवन मिल गया हो। यद्यपि चेन्यांग पेटस्टो के बाहर आध्यात्मिक ऊर्जा की सांद्रता प्रतिदिन बढ़ रही थी, फिर भी अंदर की तुलना में इसमें काफी अंतर था। इसके अलावा लुओ चेन दुकान में मौजूद जानवरों के प्रति हमेशा उदार रहता था, यहाँ तक कि ग्राहकों के जानवरों को भी पीने के लिए आध्यात्मिक झरने का पानी दिया जाता था। इसलिए उनकी वर्तमान ऊर्जावान स्थिति लुओ चेन के लिए बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं थी। कुछ देर सोचने के बाद लुओ चेन ने मायरीड थॉर्न वाइन किंग को स्टोन स्पिरिट सीक्रेट दायरे में ले आया। स्टोन स्पिरिट सीक्रेट दायरे का नाम अब गलत रखा गया था, क्योंकि वहां अब कोई स्टारलाइट स्टोन स्पिरिट नहीं बची थी,
केवल 3 सिर वाला सिल्वर स्नो सरपेंट ही बचा था जिसे पिछली बार वहां कैद किया गया था, एक अकेला जानवर। जैसे ही लुओ चेन ने गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया, उसने अपने शरीर से चांदी की एक प्रकाशधारा गुजरते हुए देखी। पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि 3 सिरों वाले चांदी के हिम सर्प के तीनों सिर उसे घूर रहे थे। लुओ चेन पूरी तरह से अवाक रह गया। इस 3 सिर वाले चांदी के बर्फीले सर्प ने सचमुच बिना किसी कारण के इतने सारे सिर उगा लिए थे। ये जंगली विशालकाय वानर के एक सिर की तरह स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं समझ पा रहा था। लिटिल फरबॉल और लिटिल टोट एक साथ लुओ चेन के पास आ गए। लुओ चेन की एक नजर से ही वे दोनों उसका मतलब समझ गए। उसके पीछे लिटिल फरबॉल की पूंछ धीरे धीरे हिल रही थी, और फिर शून्य से मानसिक ऊर्जा से संघनित कई पूंछें प्रकट हुई, जिन्होंने 3 सिर वाले चांदी के बर्फीले सर्प को घेर लिया। लिटिल टोट ने सहायक की भूमिका निभाई। जब भी 3 सिर वाला चांदी का बर्फीला सर्प चकमा देने की प्रवृत्ति दिखाता, तो वो उसका रास्ता रोक देता और उसे लिटिल फरबॉल की मानसिक रूप से संघनित पूंछों के घेरे में धकेल देता। कुछ ही समय बाद 3 सिर वाला चांदी का बर्फीला सर्प लिटिल फरबॉल की मानसिक रूप से नियंत्रित पूंछों से मजबूती से बंध गया, हवा में स्थिर हो गया और हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। लुओ चेन को शुरू में इस 3 सिर वाले चांदी के बर्फीले सर्प में बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन उसे इसकी इतनी जिद्दी होने की उम्मीद नहीं थी। ऐसा लगता था कि इसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। लुओ चेन ने 3 सिर वाले चांदी के बर्फीले सर्प पर एक नजर डाली। उसने देखा कि उसके तीनों सिर आकाश की ओर इशारा कर रहे थे, यहाँ तक कि जब उसने ठंडी हवा छोड़ी, तब भी उसने उसे उसकी दिशा में लक्षित नहीं किया। तभी लुचेन ने आत्मविश्वास से अपने स्थानिक आयाम से असंख्य कांटेदार लता राजा को मुक्त किया। मुश्किल से 2 मीटर लंबा लुचेन, 3 से 400 मीटर लंबे और 4 से 5 मीटर मोटे असंख्य कांटेदार लता राजा के सामने लगभग नगण्य था। मायरीड थॉर्न वाइन किंग के विकास पथ के लिए आवश्यक सामग्री अपेक्षाकृत आसानी से मिल जाती थी, लेकिन विधि कुछ खास थी। चौथे स्तर की आध्यात्मिक वस्तुएं, नीला लकड़ी का आदिम तरल, छिपी हुई आत्मा की लकड़ी। तीसरे स्तर की आध्यात्मिक वस्तुएं, स्टार स्कार ग्रास, फॉर्चून स्टोन। नीले रंग की लकड़ी का आदिम तरल पदार्थ सीधे असंख्य कांटेदार लता राजा द्वारा अवशोषित कर लिया गया था, लेकिन छिपी हुई आत्मा की लकड़ी को बारीक पाउडर में पीसकर असंख्य कांटेदार लता राजा के शरीर की सतह पर छिड़क दिया गया था। 30 से अधिक भाग्य पत्थरों को मायरीड थॉर्न वाइन किंग की जड़ों के चारों ओर एक घेरे में रखा गया था, और फिर स्टार स्कार ग्रास के तारे के टुकड़ों जैसे पत्तों को घेरे के केंद्र में बिखेर दिया गया था। जैसे ही फॉर्चून स्टोन्स की सतह ऊर्जा से चमक उठी और मायरीड थॉर्न वाइन किंग की जड़ों की ओर प्रवाहित होने लगी, तारे के टुकड़ों जैसी पत्तियां भी इस ऊर्जा द्वारा ले जाई गईं और उसकी जड़ों में एकीकृत हो गईं। इन 4 पदार्थों और ऊर्जाओं के एकीकरण से मायरीड थॉर्न वाइन किंग के शरीर की सतह पर तेजी से परिवर्तन हुए। इसका विशाल रूप अंदर से बाहर की ओर विघटित होने लगा। ऐसा लग रहा था मानो किसी शव के सड़ने की प्रक्रिया लाखों गुना तेज हो गई हो। शरीर के वे सड़े गले और टूटे हुए हिस्से धूल की एक मोटी परत में बदल गए हों। हालांकि कुछ ही समय बाद पौधों के अपघटन से बनी मिट्टी की इस मोटी परत से एक नया कोमल अंकुर तेजी से उगाया। कुछ ही समय में ये लगभग 170 से 180 मीटर तक बढ़ गया, जिसका व्यास केवल 2 मीटर था, जो पिछले मायरीड थॉर्न वाइन किंग के आकार का लगभग आधा प्रतीत होता था। इसके अतिरिक्त इसके नए शरीर की सतह पर पहले की तुलना में अधिक पतले दिखने वाले कांटों के अलावा उनके बीच बीच में कुछ छोटे फूल भी बिखरे हुए थे। शायद अपर्याप्त ऊर्जा के कारण, या शायद इसलिए कि समय अभी भी कम था, ये सभी फूल फिलहाल कलियों के रूप में थे। कुछ देर इंतजार करने के बाद मायरीड थॉर्न वाइन किंग के शरीर में कोई नया बदलाव नहीं दिखा। लुओ चेन ने अनुमान लगाया कि उसका विकास पथ पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, और तभी उसने विकास के बाद की उसकी जानकारी देखना शुरू किया। जाति, असंख्य फूल, छिपी हुई कांटेदार बेल। रैंक, वाइल्ड रैंक 1 स्टार। प्रकार, लकड़ी का प्रकार। स्थिति, आभारी। योग्यता, उत्कृष्ट। कौशल, 1 कोड़ा मारना गहन स्तर, 2 उलझाव गहन स्तर, 3 थॉर्न इरप्शन गहन स्तर, 4 स्पिरिट नट बाइंड प्रोफाउंडिया, 5 असंख्य कांटेदार लता क्षेत्र पृथ्वी स्तर, 6 आध्यात्मिक शरीर गहन स्तर, 7 प्रचुर फूल पृथ्वी स्तर। असंख्य फूल छिपी हुई कांटेदार बेल के शरीर पर असंख्य फूल खिलते हैं।
इन फूलों को धारण करने वाले लोग अपनी आभा को छिपा सकते हैं, जिससे अन्य लक्ष्य उनकी ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस नहीं कर पाते। 8 छिपा हुआ कांटा गहन स्तर असंख्य फूल वाली छिपी हुई कांटेदार बेल अपने नुकीले कांटों को दृश्य रूप से छिपा सकती है, जिससे यह अप्रत्याशित रूप से हमले कर सकती है। 9 जीवन को नष्ट करना पृथ्वी स्तर असंख्य फूलों वाली छिपी हुई कांटेदार बेल अपने पूरे शरीर को मिट्टी में विघटित कर देती है, फिर अपने भीतर ही बीज के रूप में वापस परिवर्तित हो जाती है और तेजी से बढ़ने लगती है। हर बार पुनर्जन्म लेने पर इसका शरीर अधिक लचीला और मजबूत हो जाता है, जिससे ये सर्वश्रेष्ठ हथियार बन जाता है। विकास पथ अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है। इस मायरीड थॉर्न वाइन किंग के विकास ने इतनी हलचल मचा दी कि लुओ चेन ने सोचा कि इसके कौशल में अभूतपूर्व परिवर्तन होंगे, लेकिन किसे पता था कि इसने केवल 3 नए कौशल ही प्राप्त किए हैं। हालांकि उनमें से 2 अर्थ टियर स्किल होने के कारण लियांग लिन को बताई गई उच्च कीमत व्यर्थ नहीं थी। इसके अलावा असंख्य फूलों वाली छिपी हुई कांटेदार बेल के विकास पथ को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता था कि यह आमने सामने की लड़ाई की ओर बढ़ रहा है। उसने सोचा कि क्या लियांग लिन अपनी उम्र में इसे स्वीकार कर पाएगा। हालांकि एक वाइल्ड रैंक्ड बीस्ट मास्टर की सैद्धांतिक जीवन अवधि 1000 वर्ष होती है। यदि वह वास्तव में बाद में वाइल्ड रैंक्ड बीस्ट मास्टर बनने में सफल हो जाता है, तो यह उसके लिए युवावस्था में लौटने और फिर से एक युवक बनने के बराबर होगा। उसके लिए किशोरव्य की तरह युवा जोश के साथ लड़ना बिल्कुल तर्कसंगत होगा। दुकानदार जी, कल वाले वे दोनों लोग फिर से आ गए हैं। वुडबॉर्न ड्रैगन का आधा शरीर स्टोन स्पिरिट सीक्रेट दायरे के प्रकाश द्वार में फैल गया और लुओ चेन की ओर जोर से चिल्लाने लगा। समझ गया, लुओ चेन ने सरलता से जवाब दिया, फिर अपने सामने मौजूद असंख्य फूलों वाली छिपी हुई कांटेदार बेल को वापस अपने बीस्ट मास्टर ब्रेसलेट में रख लिया। उसी समय उसने लिटिल फरबॉल और लिटिल डॉट की ओर देखा, जो अभी भी 3 सिर वाले चांदी के बर्फीले सर्प को नियंत्रित कर रहे थे। चलो चलते हैं, इसे इस गुप्त क्षेत्र में अपने आप शांत होने दो। ये सुनकर दोनों छोटे बच्चों ने तुरंत 3 सिर वाले चांदी के बर्फीले सर्प पर से अपना नियंत्रण छोड़ दिया और पलक झपकते ही वे लुओ चेन के दोनों ओर प्रकट हो गए। उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए वे स्टोन स्पिरिट सीक्रेट दायरे से बाहर निकल गए। 3 सिरों वाला चांदी का बर्फीला सर्प अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त करने के बाद इस बार आश्चर्यजनक रूप से शांत था। उसके दाहिने सिर ने कुछ निराशा से कहा, हम वैसे भी जीत नहीं सकते, तो क्यों ना हम आत्मसमर्पण कर दें। हालांकि जैसे ही ये शब्द निकले, बाएं सिर ने असहमति जताते हुए कहा, आत्मसमर्पण? हम महान ड्रैगन जाति हैं, महान वंश के हैं, हम एक इंसान के सामने कैसे आत्मसमर्पण कर सकते हैं। दाहिने सिर ने बेबसी से अपना सिर हिलाया, यहाँ कुछ भी खाने को नहीं है। कुलीन होने के नाते क्या इसे भोजन के रूप में खाया जा सकता है। ये सुनकर बायां सिर भी तुरंत निराश हो गया और उसके चेहरे पर भ्रम के भाव भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। कुछ देर बाद बीच वाले मुखिया ने एक बड़े भाई की तरह धीरे से कहा, दरअसल इस पशु स्वामी ने न तो हमारी खाल उतारी और न ही जबरदस्ती हमारा खून लिया। उसे तो काफी अच्छा माना जाना चाहिए, है ना? चेन्यांग पेटस्टो में लुओ चेन वास्तव में लियांग जिंगसी और कुछ हद तक चिंतित लियांग लिन से मिले। लुओ चेन ने असंख्य फूलों वाली छिपी हुई कांटेदार बेल को वापस उसके पिंजरे में रख दिया और उन दोनों की ओर देखते हुए कहा, पहले आइए इस जानवर को देख लेते हैं। लुओ चेन के बोलने से पहले ही लियांग लिन उत्सुकता से पिंजरे के पास पहुंच गई थी और अंदर मौजूद असंख्य फूलों वाली कांटेदार बेल का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर रही थी। अनुबंध के माध्यम से लियांग लिन ने आसानी से मायरीड फ्लावर हिडन थॉर्न वाइन के बारे में वर्तमान जानकारी प्राप्त कर ली। उसके हाथ पिंजरे की बाहरी सलाखों पर टिके हुए थे और उसने अविश्वास से बुदबुदाते हुए कहा, ये सचमुच विकसित हो गया, ये सचमुच एक जंगली जानवर बन गया। काफी देर बाद उसने प्रतिक्रिया दी और लुओ चेन से कहा, धन्यवाद दुकानदार लुओ, आप वास्तव में सबसे शक्तिशाली पशुपालक हैं जिनसे इस बूढ़े व्यक्ति ने कभी मुलाकात की है। इसे कैसे कहें, एक सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति द्वारा इस तरह की प्रशंसा किए जाने से लुओ चेन को थोड़ा अजीब लगा। लुओ चेन ने उस पिंजरे को धीरे से थपथपाया जिसमें स्केल आर्मर राइनो किंग था और कुछ अजीब तरह से कहा, श्रीमान लियांग,
क्यों न हम पहले स्केल आर्मर राइनो किंग और आपके वाइल्ड रैंक में पदोन्नति के मामले पर विचार करें। आज का मुख्य कार्यक्रम आ चुका था। लियांग लिन का उत्साहित चेहरा एक बार फिर गंभीर हो गया। वह जानता था कि शायद यही उसके जीवन काल में वाइल्ड रैंक तक पहुंचने का आखिरी मौका हो। उसे यह एहसास हो रहा था कि अपने शेष सीमित जीवन के साथ वह किसी नियम प्रतीक और किसी जानवर के अगले सम्मेलन का समर्थन करने में सक्षम नहीं होगा। इसके अलावा उसके लिए अपने जानवर के लिए उपयुक्त नए नियम प्रतीकों को समझना भी बहुत मुश्किल था। लुओ चेन के बगल में एक रत्न प्रकट हुआ, जो पूरी तरह से गहरे नीले रंग का था, जिसके सिर के पीछे पतले पूंछ के पंख लहरा रहे थे और उस पर एक चमकता हुआ तारा जड़ा हुआ था। मिंग ये डार्क स्पिरिट बर्ड। लियांग जिंगसी और लियांग लिन ने तुरंत इस जानवर की प्रजाति को पहचान लिया। लू यांग द्वारा लियुगुआंग शहर में आयोजित युवा पशु मास्टर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जीतने के बाद ये पशु प्रसिद्ध हो गया था और नई पीढ़ी के स्वप्निल पशुओं में से एक बन गया था। इसलिए लियुगुआंग शहर के 2 लोगों के लिए मिंग ये डार्क स्पिरिट बर्ड को पहचानना और उसके बारे में कुछ जानकारी होना बिल्कुल सामान्य बात थी। बाद में मुझे बूढ़े श्री लियांग को अपने साथ एक जगह ले जाने के लिए मनाना पड़ेगा, लेकिन ये जगह थोड़ी खास है, इसलिए मुझे बूढ़े श्री लियांग की आंखों पर कुछ समय के लिए पट्टी बांधनी पड़ेगी। लियांग लिन और लियांग जिंगसी ने एक दूसरे को देखा, फिर लियांग लिन ने दृढ़ता से कहा, ठीक है, दुकानदार लुओ, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। लियांग लिन को इस व्यवस्था पर सहमत होते देख लुओ चेन ने अपने बगल में मौजूद मिंगये डार्क स्पिरिट बर्ड के सिर को धीरे से सहलाया और उसे अपनी स्किल को छोड़ने का संकेत दिया। मिंगये डार्क स्पिरिट बर्ड की गहरी आंखें लियांग लिन से मिली और अगले ही पल लियांग लिन की दुनिया अंधेरे में डूब गई। उसकी दृष्टि और बाहरी दुनिया की अनुभूति पूरी तरह से समाप्त हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि वह अब अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके बाहरी दुनिया की पड़ताल भी करे, तो उसे केवल पूर्ण शून्यता ही दिखाई देगी। लियांग लिन के चेहरे पर बेचैनी और हैरानी के भाव देखकर लुओ चेन ने हल्के से सिर हिलाया और नीले धुएं वाले बादल सारस से बादल के आकार का रथ बनाने को कहा। फिर उसने और लियांग जिंगसी ने उसे रथ पर बैठने में मदद की। मिस लियांग, कृपया थोड़ी देर यहीं प्रतीक्षा करें। कोई बात नहीं, दुकानदार लुओ, आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लियांग जिंगसी एक मेज और कुर्सी के पास गई और बैठ गई। मुस्कुराते हुए वह लुओ चेन से बात कर रही थी। उसके दादाजी के साथ जो होने वाला था, उसके बारे में उसकी चिंता का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। ये देखकर कि परिवार के सदस्य को कोई आपत्ति नहीं है, लुओ चेन एक और सफेद बादल के आकार के रथ पर बैठ गया और उसी समय लकड़ी की आत्मा ड्रैगन को निर्देश दिया, सुश्री लियांग का अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है, दुकानदार। वन आत्मा ड्रैगन हमेशा की तरह उत्साहित था। एज और स्मोक फ्लोइंग क्लाउड क्रेन लियांग लिन और लुओ चेन को लेकर दुकान में बने पिंजरों के ऊपर से उड़ती हुई दूसरी मंजिल पर पहुंची और एक चौड़े दरवाजे से अंदर चली गई, जो लुओ चेन की इच्छा के अनुसार फैलता गया। किंगयांग शहर में चेन्यांग पेट स्टोर की तीसरी मंजिल पर पहुंचकर वे वहां ज्यादा देर नहीं रुके। नीले धुएं से भरे बादलनुमा सारस ने उन दोनों को सीधे किंग्यू गुप्त क्षेत्र में पहुंचा दिया। स्टोन स्पिरिट सीक्रेट दायरे की तरह किंग्यू सीक्रेट दायरा भी अब रहस्यमय ढंग से शांत और सुनसान था। कम से कम स्टोन स्पिरिट सीक्रेट दायरे में अभी भी एक 3 सिर वाला सिल्वर स्नो सर्प मौजूद था, लेकिन किंग्यू सीक्रेट दायरे में अब कोई जानवर नहीं था, यहाँ तक कि घास का एक तिनका भी नहीं था। लू यूहिंग और सू मुकविंग ने बहुत समय पहले किंगयांग शहर में सन रिफ्लेक्शन किंगलोट्स झील के किनारे एक नया निवास बनाया था। उस छोटे बच्चे के पोर्टेबल स्थान में रखे गए सुगंधित आत्मा से जुड़ाव वाले खरगोशों को छोड़कर बाकी सभी सुगंधित आत्मा से जुड़ाव वाले खरगोश भी उनके साथ झील के किनारे रहने के लिए चले गए थे। और जानते हैं क्या, बाहर निकलने के बाद से उन सुगंधित आत्मा से जुड़े खरगोशों की वृद्धि दर में वास्तव में काफी वृद्धि हुई है। अनुमान है कि जल्द ही कुछ ऐसे खरगोश दिखाई देंगे जो जंगली श्रेणी में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा मूल आध्यात्मिक झरने के साथ साथ लुओ चेन द्वारा प्रणाली से खरीदा गया नया आध्यात्मिक झरना भी वहां स्थानांतरित कर दिया गया था। इसलिए किंगयांग शहर दिन प्रतिदिन बदल रहा है, धीरे धीरे लुओ चेन के सपनों के पशु संरक्षण शहर में परिवर्तित हो रहा है। भविष्य की योजनाओं में
किंग्यू और स्टोन स्पिरिट सीक्रेट रियल्म दोनों ही दुकान से विभिन्न वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए गोदामों के रूप में मौजूद रहेंगे। नीले धुएं से लथपथ बादल सारस उस छोटे लकड़ी के घर के सामने रुका जिसे अभी तक तोड़ा नहीं गया था। लू चेन ने अपने बगल में चल रहे मिंगिए डार्क स्पिरिट बर्ड को सिर हिलाकर अभिवादन किया। सफेद बादल की सीट पर बैठे लियांग लिन की दृष्टि अंततः वापस आ गई। उसने आसपास के वातावरण पर सरसरी नजर डाली और जान गया कि उसे एक गुप्त क्षेत्र में लाया गया है। हालांकि उसे आंखों पर पट्टी बांधकर लाया गया था और लुओ चेन का इरादा स्पष्ट रूप से उसे बहुत अधिक जानकारी न देने का था। इसलिए भले ही उनके मन में कई सवाल थे, उन्होंने बुद्धिमानी से चुप रहना ही चुना। गुप्त क्षेत्र के बगल में शल्क कवचाधारी गैंडे राजा का विशालकाय शरीर प्रकट हुआ। लुओ चेन की हथेली उसके चिकने शल्कों पर टिकी हुई थी। इसे देखने पर लुओ चेन की हथेली उसके शरीर पर मौजूद सबसे छोटे पैमाने के बराबर भी बड़ी नहीं थी। श्रीमान लियांग, कृपया अपनी स्थिति को समायोजित करने पर ध्यान दें, अपने शासन मंत्रों का आह्वान करें, सम्मलन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। लियांग लिन ने गहरी सांस ली, गंभीरता से सिर हिलाया, अपनी आंखें बंद कर ली और अपने शरीर के भीतर ऊर्जा प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसकी मानसिक शक्ति अपनी इष्टतम स्थिति में समायोजित हो। उसके सिर के ऊपरी भाग से बहती नदी के समान एक पतला प्रतीक चिन्ह फैला हुआ था। लुओ चेन ने एक बार फिर अपनी हथेली हिलाई। इस बार उसके बगल में दो फू शेंग काप मछलियां प्रकट हुई, जिनके पृष्ठीय पंख और पूंछ लाल रंग के थे, लेकिन उनका पूरा शरीर सुनहरा था। वहां 7 रंगों के रत्नों से सजा हुआ एक 7 रंगों का हिरण भी था। लुओ चेन ने लियांग लिन और स्केल आर्मर राइनो किंग की ओर इशारा करते हुए उन तीनों से कहा, मैं ये जिम्मेदारी आप सभी पर छोड़ता हूँ, आप लोग उनकी किस्मत बढ़ाएं। धन्य गहन स्तर फू शेंग काप लक्ष्य पर आशीर्वाद प्रदान करता है, जिससे लक्ष्य का भाग्य कुछ समय के लिए बढ़ जाता है। भाग्य का स्थानांतरण गहन स्तर 7 रंगों वाला हिरण अस्थायी रूप से किसी लक्ष्य के अच्छे भाग्य को बढ़ा या घटा सकता है। लुओ चेन ने स्वाभाविक रूप से उन तीनों से पहले ही संवाद कर लिया था, इसलिए फू शेंग काप और 7 रंग के हिरण दोनों ने संकोच नहीं किया और लियांग लिन और उसके जानवर पर अपनी भाग्य बढ़ाने वाली कला का प्रयोग किया। हालांकि उनमें से किसी में भी कोई स्पष्ट बदलाव नहीं दिखा, फिर भी लुओ चेन को वे दोनों देखने में पहले से कहीं अधिक आकर्षक लगे। क्या ये भी किस्मत में सुधार का संकेत हो सकता है? लुओ चेन ने मन ही मन सोचा, ये कितना अजीब है। किस्मत इस तरह भी साकार हो सकती है। लुओ चेन ने धीरे से लियांग लिन के शासन चिन्ह को पकड़ा, जो एक नदी का प्रतिनिधित्व करता था, और फिर स्केल आर्मर राइनो किंग के बगल में चला गया। उसने स्केल आर्मर राइनो किंग के दिमाग में रून को निर्देशित किया। फिर लुओ चेन ने जल और पृथ्वी दोनों गुणों के ऊर्जा पत्थरों को निकाला और उन्हें कुचल दिया। स्केल आर्मर राइनो किंग के दोनों किनारों पर 2 प्रचुर ऊर्जाएं भर गईं, और उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं, मानो वह किसी गहन अवस्था में गिर गया हो। काफी देर बाद लियांग लिन की तनावपूर्ण निगाहों के नीचे स्केल आर्मर राइनो किंग पर आखिरकार कुछ सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई दिए। इसकी पपड़ियों के बीच की दरारों से पानी की छोटी छोटी बूंदें निकलीं। ये बूंदें धीरे धीरे इसके चारों ओर जमा होकर जल रेखाएं बनाने लगीं और अंततः लगभग आधा मीटर चौड़ी और 2 सेंटीमीटर मोटी जल पट्टी में तब्दील हो गईं। जल की पट्टी मानो अपने आप ही जीवंत हो उठी थी, उसके शरीर के चारों ओर घूमती हुई। मूल रूप से मजबूत और भारी स्केल आर्मर राइनो किंग अब कुछ हद तक पवित्र और गंभीर प्रतीत होने लगा था। हालांकि राइनो किंग का रूप भी बदल गया। पानी से भीगने के बाद उसके मूल रूप से गहरे काले शल्क चांदी जैसे सफेद रंग में परिवर्तित हो गए, जिससे वह अपने पहले के भारीपन की तुलना में अधिक फुर्तीला प्रतीत होने लगा। ये पहली बार था जब लुओ चेन ने गैंडे की प्रजाति के किसी जानवर पर सवार होकर पानी की चपलता का अनुभव किया था। लुओ चेन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। ये पहले ही प्रयास में सफल हो गया। यह उतना मुश्किल नहीं लग रहा था जितना लियांग लिन ने बताया था। स्केल आर्मर राइनो किंग की गहन अवस्था उसके बगल में बैठे लियांग लिन को भी प्रभावित करती हुई प्रतीत हुई, और लियांग लिन के चारों ओर पानी की एक छोटी सी धारा जमा हो गई। इसके अलावा लियांग लिन की आभा लगातार मजबूत हो रही थी, जिसका मतलब था कि एक वाइल्ड रैंक बीस्ट मास्टर बनने की उनकी प्रगति शुरू हो चुकी थी।
लुओ चेन ने स्केल आर्मर राइनो किंग और लियांग लिन को देखा। उसकी आंखों में थोड़ी सी भावना झलक रही थी। तो जानवरों के अंतर्निहित विकासवादी रूपों से परे एक और प्रकार का विकास भी था, अर्थात पशु स्वामी के शासन चिन्हों के प्रभाव में एक नया उभरता हुआ विकासवादी मार्ग, जिसके माध्यम से साधारण पशु भी संभावित रूप से महानता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। उससे पहले का स्केल आर्मर राइनो किंग एक बहुत अच्छा उदाहरण था। नहीं, अब उसे स्केल आर्मर राइनो किंग नहीं कहा जा सकता। जाति, स्ट्रीम स्पिरिट लॉर्ड। रैंक, वाइल्डनेस टियर 1 स्टार। प्रकार, जल प्रकार, पृथ्वी प्रकार। अवस्था, जागृत। योग्यता, उत्तम। कौशल 1। धारा क्षेत्र पृथ्वी स्तर एक डोमेन कौशल जो आसपास के भूभाग को नियंत्रित करके एक नदी का निर्माण करता है, जिससे धारा आत्मा स्वामी को पूरी नदी की शक्ति को नियंत्रित करने की अनुमति मिलती है। 2। स्पिरिट रिवर पृथ्वी स्तर एक स्पिरिट रिवर हमेशा स्ट्रीम स्पिरिट लॉर्ड की रक्षा करती है, जो आवश्यकता पड़ने पर आक्रमण और रक्षा दोनों में सक्षम होती है। 3। जल तरंग रहस्यमय स्तर। 4। दबावायुक्त जल जेट मिस्टिक टियर। 5। स्केल्ड आर्मर मिस्टिक टियर। 6। भू दरार रहस्यमय स्तर। 7। जल आत्मा पृथ्वी स्तर जिस नदी में जल आत्मा स्वामी निवास करते हैं, उस नदी में शुद्ध जल तत्वों से निर्मित जल आत्माएं निरंतर जन्म लेती रहती हैं। इन जल आत्माओं में एक निश्चित स्तर की बुद्धि होती है और वे जल तत्वों को एक निश्चित सीमा तक नियंत्रित कर सकती हैं। जलधारा में जितने अधिक जलदेव होंगे, जलदेव द्वारा नियंत्रित वह जलधारा उतनी ही शक्तिशाली होगी। 8। आध्यात्मिक रेत रहस्यमय स्तर धारा के तल में मोटी आध्यात्मिक रेत जमा होती है। धारा के आध्यात्मिक स्वामी इन छोटी लेकिन कठोर आध्यात्मिक रेत को नियंत्रित कर सकते हैं, जो आध्यात्मिक ऊर्जा को अलग कर सकती है और अधिकांश ऊर्जा रूप ढालों को भेद सकती है। विकास पथ अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है। ये सचमुच साइकिल से मोटरसाइकिल में अपग्रेड करने जैसा था। इससे न केवल नाम की प्रतिष्ठा में तुरंत वृद्धि हुई, बल्कि इसे 3 पृथ्वी स्तरीय कौशल भी प्राप्त हुए। यह मायरीड फ्लावर हिडन थॉर्न वाइन से भी अधिक शक्तिशाली प्रतीत होता है। यहाँ तक कि पृथ्वी स्तरीय कौशल के बिना भी मिस्टिक स्तरीय कौशल का उपयोग करने वाले वाइल्ड रैंक पेट का प्रभाव मिस्टिक स्तरीय कौशल का उपयोग करने वाले किंग रैंक बीस्ट से बिल्कुल अलग होता है। हालांकि स्ट्रीम स्पिरिट लॉर्ड अब सफलतापूर्वक विकसित हो चुका है, फिर भी वह और लियांग लिन अभी भी उस गहन अवस्था में डूबे हुए हैं और अभी तक जागृत नहीं हुए हैं। लगभग 10 मिनट बाद लियांग लिन और स्ट्रीम स्पिरिट लॉर्ड ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और पूरी तरह से होश में आ गए। श्रीमान लियांग, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सफेद से काले हो चुके बालों वाली लियांग लिन को देखकर दुकानदार लुओ को बोलने के बाद एहसास हुआ कि अब इस तरह से बात करना शायद थोड़ा अनुचित होगा। लियांग लिन की आंखों में उदासी की एक झलक दिखाई दी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस चीज के लिए उन्होंने अपनी आधी जिंदगी मेहनत की थी, वह आज आखिरकार हकीकत बन जाएगी। दुकानदार लुओ की बातें सुनकर उसने पूरे जोश के साथ जवाब दिया, अच्छा, बहुत अच्छा, पहले से भी बेहतर। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने भीतर उमड़ती ऊर्जा और अपने अब जीवंत हो चुके शरीर को महसूस किया, फिर दोबारा बोला, मैंने अपनी आधी जिंदगी वाइल्ड रैंक हासिल करने में बिताई है, और मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं और मेरे दोनों जानवर एक ही दिन वाइल्ड रैंक तक पहुंच जाएंगे। इन सब के लिए मैं दुकानदार लुओ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दुकानदार लुओ, अब से अगर आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत हो, तो बस लियांग लिन को बुला लेना। उसके सामने खड़ा लियांग लिन पहले से ज्यादा जवान लग रहा था और अधिक भावुक प्रतीत हो रहा था। उसके शब्दों में दृढ़ता की झलक भी दिखाई दे रही थी। दुकानदार लुओ ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बस शेष स्पिरिट कॉइन का भुगतान कर दीजिए। ठीक है, बत्ती बंद करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। मिंग ये डार्क स्पिरिट बर्ड ने एक बार फिर लियांग लिन को अंधा कर दिया। हालांकि इस कौशल का प्रयोग गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले की तुलना में कहीं अधिक कठिन होना चाहिए था, क्योंकि लियांग लिन अब एक वाइल्ड रैंक का खिलाड़ी था। बीस्ट मास्टर, अगर खुद लियांग लिन ने सहयोग नहीं किया होता, तो मिंग ये डार्क स्पिरिट बर्ड की स्किल शायद प्रभावी नहीं होती। स्ट्रीम स्पिरिट लॉर्ड आज्ञाकारी रूप से लियांग लिन के बीस्ट स्पेस में लौट आया, फिर एज और स्मोक फ्लोइंग क्लाउड क्रेन की सवारी पर सवार होकर राजधानी में चेन्यांग पेट स्टो की पहली मंजिल पर वापस आ गया।
लियांग जिंगसी, जो इंतजार कर रही थी, ने उन्हें लौटते देखा। लियांग लिन की वर्तमान स्थिति और दुकानदार लुओ के हाव भाव को देखकर उसने परिणाम का अच्छा अनुमान लगा लिया। इसलिए चेहरे पर मुस्कान लिए हुए उसने दुकानदार लुओ और लियांग लिन की ओर देखा और उनसे खुशखबरी सुनने का इंतजार करने लगी। उम्मीद के मुताबिक यह विकास एक बड़ी सफलता साबित हुआ। मिंग ये डार्क स्पिरिट बर्ड द्वारा लियांग लिन से अपनी स्किल वापस लेने के बाद उसने अपने पंख फड़फड़ाए और दुकान की दूसरी मंजिल की ओर चल पड़ा। आप दोनों अपने अपने जानवरों को लेकर शेष खर्चों का भुगतान करने के बाद जा सकते हैं। जब दुकानदार लुओ लौटा तो वुडबोन फ्लड ड्रैगन पहले से ही कैशियर के पास सक्रिय रूप से इंतजार कर रहा था, बस उन दोनों के बिल चुकाने का इंतजार कर रहा था। लियांग जिंगसी ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है दुकानदार जी। दुकानदार लुओ ने हाथ हिलाया और असंख्य फूलों वाली छिपी हुई कांटेदार बेल वाले पिंजरे की ओर चला गया। पिंजरा खोला और लियांग लिन को अपना जानवर लेने का इशारा किया। फिर दुकानदार लुओ पीछे मुड़े बिना दुकान के सबसे अंदरूनी हिस्से की ओर चल पड़ा। वुडबोन फ्लड ड्रैगन ने दुकान में बचे हुए दो लोगों को दुकानदार की जाती हुई पीठ को खाली निगाहों से घूरते हुए देखा। उसने कुछ अधीरता से मेज पर थपथपाया। अरे, पीठ में ऐसा क्या खास है? जल्दी करो और भुगतान करो। इसके बाद दोनों ने प्रतिक्रिया दी। लियांग लिन तेजी से पिंजरे की ओर गया और अपने दूसरे जानवर मायारीड फ्लावर हिडन थॉर्न वाइन को अपने बीस्ट स्पेस में वापस बुला लिया। लियांग जिंगसी बिल चुकाने के लिए जिम्मेदार था। बिल 93,460,000 स्पिरिट कॉइन्स का था। स्पिरिट कॉइन्स अपनी सटीक मात्रा के साथ मानो अपने ही तर्कसंगत नियमों का पालन कर रहे थे। भुगतान करने के बाद दादा और पोती दुकान में ज्यादा देर नहीं रुके। उस दिन से फ्लोइंग लाइट डिस्ट्रिक्ट में दो जंगली जानवरों वाले एक बीस्ट मास्टर परिवार का स्वागत किया जाएगा। ... नवयुग कैलेंडर 552, 18 सितंबर। आज चेन्यांग पेट स्टोर द्वारा आयोजित बीस्ट नीलामी का भी आखिरी दिन था। 2 दिनों की नीलामी के बाद चेन्यांग पेट स्टोर में जानवरों की कीमतें वास्तव में स्थिर हो गई थीं और उनमें से एक बड़े हिस्से में लंबे समय से कोई नया बदलाव नहीं देखा गया था। हालांकि मायावी दुनिया में स्थित चेन्यांग पालतू जानवरों की दुकान में आने वाले मेहमानों की संख्या में लगातार वृद्धि होती गई। उनमें से कई लोग शायद यहां नए और अनोखे जानवरों की बिक्री को देखते हुए रोमांच का अनुभव करने आए थे। कुछ लोगों को जानकारी जुटाने के लिए अन्य बीस्ट स्टोरों द्वारा भेजा गया था और काफी संख्या में रिपोर्टर और मीडियाकर्मी भी थे जो लगातार अलग अलग पिंजरों के सामने तस्वीरें ले रहे थे। बेशक दुकानदार लुओ का अनुमान था कि ऐसे भी कई लोग थे जो वर्तमान में पिंजरों की रखवाली कर रहे थे और समय सीमा से ठीक पहले आखिरी क्षण में आड़ू छीनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बीप बीप। ली वेनहाउ, जो अभी अभी आराम से बैठा था और कुछ बिल्ली के बच्चों को सहलाने ही वाला था, उसने अपने द्वारा लगाए गए अलार्म की आवाज सुनी और अनिच्छा से अपना हाथ पीछे खींच लिया। ठीक है, मुझे एक जानवर को पकड़ना है। मैं तुम्हारी मदद किसी और समय करूंगा। ये कहते हुए ली वेनहाउ वहीं पालथी मारकर बैठ गया और उसकी चेतना मायावी दुनिया में स्थित चेन्यांग पेट स्टोर में प्रवेश कर गई। उसके छोटे भाई द्वारा पाले गए जानवर वास्तव में उत्कृष्ट थे। उनमें से कई ने तो उसे भी प्रभावित कर दिया था, जो राष्ट्रीय वरिष्ठ झुआंग शेंग का शिष्य था और दुर्लभ और अनोखे जानवरों को देखने का आदी था। उसे केवल इस बात का अफसोस था कि वह केवल यांत्रिक जानवरों का ही अनुबंध कर सकता था, अन्यथा वह यहाँ के सभी जानवरों को खरीद लेता। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका और उसके छोटे भाई के बीस्ट्स के पास बिक्री के चैनलों की कमी नहीं थी। उन बीस्ट्स के लिए बोली की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही थीं। इसलिए ली वेनहाउ ने कई और वस्तुओं पर बोली लगाने का विचार भी छोड़ दिया। पूरे स्टोर में उसने केवल 1000 इल्यूजन फ्लड ड्रैगन पर ही बोली लगाई थी। हालांकि अचानक कहीं से प्रकट हुआ एक उग्र स्वभाव का व्यक्ति 1000 इल्यूजन फ्लड ड्रैगन को लेकर लगातार उसे चुनौती देता प्रतीत होता था। परिणामस्वरूप 1000 इल्यूजन फ्लड ड्रैगन की कीमत पहले ही 37 मिलियन स्पिरिट कॉइन तक पहुंच चुकी थी। ये जानना जरूरी है कि यह 1000 इल्यूजन फ्लड ड्रैगन वर्तमान में केवल एक किंग बीस्ट था। ली वेनहाउ की राय में न केवल 1000 इल्यूजन फ्लड ड्रैगन की कीमत, बल्कि कई अन्य जानवरों की कीमत भी कुछ ज्यादा ही लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो लुओ चेन ने जानबूझकर कीमतें बढ़ाने के लिए दलालों को काम पर रखा हो।
हालांकि ली वेनहाउ ने फिर से अपना सिर हिलाया। भले ही लुओ चेन ने दलालों को काम पर रखा हो, वह कीमतों को इतना नहीं बढ़ाएगा कि उसे खुद भी वे महंगे लगने लगें। ऐसा प्रतीत होता था कि यहाँ वास्तव में ऐसे लोग थे जिन्हें बीस्ट्स पसंद थे, लेकिन ये थाउजेंड इल्यूजन फ्लड ड्रैगन भी एक ऐसी चीज थी जिसे वह उपहार के रूप में देना चाहता था, इसलिए इसकी कीमत इतनी बढ़ गई। ली वेनहाउ ने पैनल में एक कीमत दर्ज की लेकिन उसकी पुष्टि नहीं की। स्पष्ट रूप से उन्होंने समय सीमा से ठीक पहले अंतिम क्षण में बड़ा मौका हथियाने की योजना बनाई थी। शायद स्टो में अभी भी इंतजार कर रहे बीस्ट मास्टर्स में से काफी संख्या में लोगों के मन में यही विचार था। तो नीलामी बंद होने से पहले के इस अंतिम समय में मायावी दुनिया के भीतर स्थित चेन्यांग पेट स्टो का वातावरण कुछ तनावपूर्ण हो गया। अधिकांश पशु स्वामी समय और अपने सामने मौजूद पशुओं पर नजर रख रहे थे। कुछ बीस्ट मास्टर्स तो लगातार कुछ टैप कर रहे थे, मानो वे पहले से दर्ज की गई कीमत से असंतुष्ट हों और उसे फिर से संशोधित कर रहे हों। चांग ग्विहिंग ने अपने सामने मौजूद 1000 मायावी बार्ड ड्रैगन को देखा, उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक थी। बाकी जानवरों के लिए उसने पहले ही अपने अनुयायियों को भेज दिया था। उन्हें अंतिम क्षण में एक बार फिर कीमतें बदलने के लिए कहा गया, ताकि जानवर दूसरों के हाथों में न पड़ें। आखिरकार इस बार चेन्यांग पेट स्टो राजधानी में खोला गया था। राजधानी में धनी युवा मालिकों और कुलीन महिलाओं की संख्या बहुत अधिक थी। यदि वे बोली लगाते तो शायद वह उन सभी जानवरों को हासिल नहीं कर पाता जिनमें उसकी रुचि थी। ठीक उसी तरह जैसे उसके सामने थाउजेंड इल्यूजन फ्लड ड्रैगन था, यह एक ऐसा उपहार था जो वह वाइल्ड रैंक्ड बीस्ट मास्टर बनने की उपलब्धि के लिए खुद को दे रहा था, इसलिए वह व्यक्तिगत रूप से इसकी निगरानी कर रहा था, इस डर से कि वह इसे हासिल नहीं कर पाएगा। जब केवल 1 मिनट शेष रह गया, तो लंबे समय से अपरिवर्तित रहे जानवरों की कीमतें अचानक एक के बाद एक घटने बढ़ने लगीं। चांग ग्विहिंग के सामने मौजूद थाउजेंड इल्यूजन फ्लड ड्रैगन की कीमत भी 35 मिलियन स्पिरिट कॉइन से बढ़कर 47 मिलियन हो गई। हालांकि ये तो सिर्फ पहला बदलाव था। जैसे ही एक श्रृंखला प्रतिक्रिया हुई, कीमत में 2 बार और बदलाव आया और यह 50 मिलियन स्पिरिट कॉइन तक पहुंच गई। ऐसा लग रहा था कि किसी ने शुरुआत में ही कोई चाल चली थी, जिससे अधिकांश बीस्ट मास्टर्स की अंतिम आरक्षित कीमतें अचानक बढ़ गईं। चांग ग्विहिंग ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा, अचानक उसे चिंता की आशंका सताने लगी। इस पशु नीलामी में एक चतुर व्यक्ति था, वह शायद बाकी सभी पशुओं को हासिल नहीं कर पाएगा। उसने अपने सामने मौजूद 1000 मायावी बार्ड ड्रैगन को घूर कर देखा, उसकी निगाहों में दृढ़ संकल्प की झलक थी, और उसने एक बार फिर अपनी कीमत बदल दी। डिंग! मायावी दुनिया में स्थित चेन्यांग पेट स्टो में एक स्पष्ट घंटी की आवाज गूंजी। इस समय ठीक शाम के 5 बज रहे थे। बुद्धिमान प्रसारण आवाज भी सुनाई दी, चेन्यांग पेट स्टो में बोली प्रक्रिया अब समाप्त हो गई है। आप सभी की बोलियों के लिए धन्यवाद। जानवरों के सफल बोलीदाता, आपको स्टो से एक सूचना प्राप्त होगी। कृपया अपने बीस्ट मास्टर को प्राप्त करने के लिए संदेश में दिए गए पते पर जाएं। प्रसारण सुनकर चांग ग्विहिंग ने तुरंत अपना मैसेज नोटिफिकेशन पैनल खोला और पाया कि उसे चेन्यांग पेट स्टो से लगातार 7 संदेश प्राप्त हुए हैं। इससे संकेत मिलता है कि उसने इस बीस्ट नीलामी में कम से कम 7 बीस्ट सफलतापूर्वक हासिल कर लिए थे। जहां तक इस बात का सवाल है कि उसने कम से कम क्यों कहा। बेशक उसके अनुयायियों द्वारा बोली लगाकर खरीदे गए जानवर भी थे, जिनकी गिनती नहीं की गई थी। उसे नहीं पता था कि वे कितने जानवर खरीद पाए। चांग ग्विहिंग संदेशों को स्क्रॉल करता रहा। बधाई हो, आपने स्पिरिट बीस्ट पर्पल लाइटनिंग थंडर रेड के लिए सफलतापूर्वक बोली लगाई है। अंतिम लेनदेन मूल्य 5 मिलियन स्पिरिट कॉइन है। कृपया इसे लेने के लिए राजधानी शहर के हुआयांग जिले में तियानजी बिल्डिंग की 66वीं मंजिल पर स्थित चेन्यांग पेट स्टो पर जाएं। बधाई हो, आपने किंग बीस्ट गोल्डन थंडर बैम्बू पर सफलतापूर्वक बोली लगा दी है। अंतिम लेनदेन मूल्य 23 मिलियन स्पिरिट कॉइन है। कृपया आगे बढ़ें। बधाई हो, आपने किंग बीस्ट पर्पल प्रिजन थंडरलाइट बटरफ्लाई पर सफलतापूर्वक बोली लगा दी है। अंतिम लेनदेन मूल्य 20 मिलियन स्पिरिट कॉइन है। कृपया आगे बढ़ें। लगातार 3 संदेशों में थाउजेंड इल्यूजन फ्लड ड्रैगन की सफल खरीद के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
चांग विहेंग के मन में अचानक एक अनहोनी का डर पैदा हो गया। निश्चित रूप से अगले 4 संदेश भी थाउजेंड इल्यूजन फ्लड ड्रैगन के बारे में नहीं थे। दूसरे शब्दों में कहें तो चांग विहेंग की व्यक्तिगत भागीदारी के बावजूद वह थाउजेंड इल्यूजन फ्लड ड्रैगन बीस्ट को हासिल करने में सफल नहीं हो पाया था। चांग विहेंग ने चिड़चिड़ाते हुए अपना सिर थपथपाया। 90 मिलियन स्पिरिट कॉइन्स थाउजेंड इल्यूजन फ्लड ड्रैगन को हासिल करने के लिए काफी क्यों नहीं थे? उनकी बोली अभी भी कुछ ज्यादा ही रूढ़िवादी थी। वह तुरंत चेन्यांग पेटस्टो से बाहर नहीं निकला, बल्कि वह ये देखना चाहता था कि थाउजेंड इल्यूजन फ्लड ड्रैगन का अंतिम लेनदेन मूल्य क्या था। कुछ देर बाद सभी पिंजरों के सामने अंतिम लेनदेन मूल्य अपडेट कर दिया गया। 1000 मायावी बार्ड ड्रैगन, 100 मिलियन 1000 आत्मा सिक्के। चांग विहेंग ने थोड़ी बेबसी से अपने होंठ सिकुड़े और मायावी दुनिया से बाहर निकल गया। स्टार मून सिटी चांग परिवार के विला परिसर के भीतर सबसे केंद्रीय विलाओं में से एक में स्थित है। चांग विहेंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, जिनमें से तेज रोशनी की किरणें फूट पड़ी। टेबल के सामने तैर रही मूनस्टार स्पिरिट ने एक स्पिरिट फ्रूट निगल लिया। चांग विहेंग को कुछ आश्चर्य से देखा, फिर उसके सामने तैरते हुए मुस्कुराते हुए पूछा, कैसा रहा? क्या तुमने इसे खरीदा? चांग विहेंग ने बेबसी से आह भरी, मैंने कुछ खरीदे, लेकिन थाउजेंड इल्यूजन फ्लड ड्रैगन में 10 मिलियन स्पिरिट कॉइन कम पड़ गए। ये थोड़ा अफसोस की बात है। मूनस्टार स्पिरिट ने चांग विहेंग की छोटी उंगली को खींचते हुए उसे दिलासा दिया, कोई बात नहीं। क्या तुम और वह स्टोर मैनेजर दोस्त नहीं हो? क्यों न तुम उससे पूछो कि क्या उसके पास दूसरा थाउजेंड इल्यूजन फ्लड ड्रैगन है? इस सुझाव का सामना करते हुए चांग विहेंग ने मना नहीं किया, मैं स्टार मून सिटी में काफी समय बिता चुका हूँ। मेरे चाचा ने भी मुझे वापस जाने की सलाह दी है। मुझे डर है कि कुछ समय बाद शहरों के बीच यात्रा करना इतना आसान नहीं रहेगा। चांग विहेंग ने विला का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। उसका शरीर, जो पहले की तुलना में थोड़ा पतला लग रहा था, गिरती हुई हल्की बर्फ में विलीन हो गया। बहुत बढ़िया, मैं अपने दोस्त से मिलने दुकान जा सकता हूँ। कार्य 2 कुल बिक्री 1 अरब स्पिरिट कॉइन तक पहुँचे। पूर्ण पुरस्कार 1000 अंक प्राप्त करने योग्य 10 मौलिक ऊर्जा पत्थरों की दैनिक निःशुल्क डिलीवरी अनलॉक करें। आज का कोटा प्राप्त करने योग्य। दूसरा कार्य पूरा हो गया और 3 पशु साधना कार्यों में से 2 भी पूरे हो गए। अब कार्य पूरा करने के लिए केवल 3 और कार्य शेष थे। यदि यह कार्य पूरा हो जाता तो पुरस्कार स्वरूप प्राप्त होने वाली सिटी शील्ड किंग्यांग शहर को सुरक्षा प्रदान करती। तभी किंग्यांग शहर का सही मायने में उपयोग शुरू हो पाता। लुओ चेन ने टास्क 2 के लिए पुरस्कार का दावा करना चुना। 1000 अंक और आज ऊर्जा पत्थरों की डिलीवरी, सभी मौलिक, प्रत्येक प्रकार के 10 पत्थर। हालांकि ये ऊर्जा पत्थर उन पत्थरों से अलग दिखते थे जिन्हें उसने धन संपत्ति से खरीदा था। ये न केवल आकार में बहुत बड़े थे, बल्कि ऐसा प्रतीत होता था कि इनका आसपास के वातावरण पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है। विशेष रूप से बर्फ तत्वीय ऊर्जा पत्थर के चारों ओर 1 मीटर के दायरे में बर्फ के टुकड़े नीचे गिर रहे थे, जबकि अग्नि तत्वीय ऊर्जा पत्थर की सतह ऐसी चमक रही थी जो बुझने वाली लपटों जैसी प्रतीत हो रही थी। अन्य ऊर्जा पत्थरों की सतहों ने भी अपने अपने गुणों से मेल खाने वाली विशेषताओं को प्रदर्शित किया। सिस्टम, ये ऊर्जा पत्थर काफी उन्नत प्रतीत होते हैं। लुओ चेन की बातें सुनकर सिस्टम की आवाज, जिसमें आमतौर पर कोई बदलाव नहीं होता था, में सूक्ष्म रूप से अहंकार का संकेत प्रकट हुआ। बेशक ये उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर हैं। इनमें न केवल भरपूर ऊर्जा होती है बल्कि इनमें नियमों की कुछ शक्ति भी निहित होती है। उनकी ऊर्जा को अवशोषित करने से कौशल बोध की स्थिति में प्रवेश करने की संभावना होती है। तो अगर राजा रैंक वाले जानवर इन ऊर्जा पत्थरों को अवशोषित कर लेते हैं, तो क्या वे भी नींद की अवस्था में चले जाएंगे? बिल्कुल नहीं। सिस्टम एक पल के लिए रुका, फिर बोला, इससे तो वे फट जाएंगे और मर जाएंगे। ओह, लुओ चेन थोड़ा अवाक रह गया। सिस्टम ने नाटकीय प्रभाव के लिए कुछ देर के लिए रुक भी गया। तो फिर इन उपकरणों का उपयोग करने के लिए किस श्रेणी का जानवर उपयुक्त है? राजा रैंक और उससे नीचे के स्तर के जानवर ऊर्जा पत्थरों के पास रहकर थोड़ी सी ऊर्जा अवशोषित कर सकते हैं। इसका प्रभाव निश्चित रूप से निम्न स्तरीय ऊर्जा पत्थरों की तुलना में कहीं बेहतर है।
जंगली श्रेणी के जानवर धीरे धीरे ऊर्जा को बाहर निकालने और फिर उसे अवशोषित करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उन्हें लालची नहीं होना चाहिए। स्टार रैंक के जानवर अपने भीतर से बड़ी मात्रा में ऊर्जा को निर्देशित करने और अवशोषित करने का प्रयास कर सकते हैं। जहां तक पूर्ण अवशोषण के लिए पूरे पत्थर को सीधे निगलने की बात है, उसके लिए पृथ्वी तारा के जीवों की आवश्यकता होगी। कम से कम रैंक या उससे ऊपर का पद होना चाहिए। लुओ चेन ने सिर हिलाकर यह संकेत दिया कि वह समझ गया है। पशु श्रेणी, भयंकर, आत्मा, राजा, जंगली, तारा। तारा श्रेणी को आगे चेन तारा, पृथ्वी तारा और स्वर्ग तारा श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अंक प्राप्त करने के बाद लुओ चेन ने अपना पॉइंट बैलेंस चेक किया, 1735 अंक। सिस्टम शॉप में मौजूद वस्तुओं को देखते हुए लुओ चेन ने तुरंत प्राचीन वुड स्पिरिट दायरे के लिए एक शटल कार्ड खरीद लिया। अपने हाथ में प्राचीन वन आत्मा क्षेत्र के शटल कार्ड से खेलते हुए लुओ चेन के होठों पर एक अज्ञात अर्थ वाली मुस्कान आ गई। तो ये है झाओयांग स्टारवुड, है ना? मैं आ रहा हूँ। सिस्टम ने चुपचाप संकेत दिया, यह एक स्टार रैंक का दानव है। अभी जाना आत्महत्या के समान होगा। खैर, सारी योजना धराशायी हो गई। लुओ चेन को अचानक याद आया कि पिछली बार वह प्राचीन वन आत्मा लोक से एक बीज लाया था। उसने सोचा कि क्या वह अंकुरित हो गया होगा। लुओ चेन का शरीर अकड़ गया। ओह नहीं, बीज इस समय स्टोन स्पिरिट सीक्रेट दायरे में था। 3 सिर वाले चांदी के बर्फीले सर्प ने बहुत समय से कुछ नहीं खाया था। उस बीज में कम से कम कुछ जीवन ऊर्जा का उतार चढ़ाव तो था। अगर उसे कोई खा ले तो क्या होगा? ये सोचते हुए लुओ चेन तेजी से किंग्यांग शहर की पहली मंजिल से तीसरी मंजिल तक दौड़ा और फिर स्टोन स्पिरिट सीक्रेट दायरे में प्रवेश किया। जैसे ही लुओ चेन ने स्टोन स्पिरिट सीक्रेट दायरे में प्रवेश किया, उसे एक दर्दनाक दहाड़ सुनाई दी। आह, गर्जना। आवाज थोड़ी टूटी फूटी और तीखी थी, लेकिन वह स्पष्ट रूप से समझ सका कि यह 3 सिर वाले चांदी के बर्फीले सर्प की आवाज थी। लिटिल फरबॉल और लिटिल डॉट ने एक साथ स्पेस शटल स्किल का इस्तेमाल किया। अगले ही पल दोनों छोटे जीव बिना किसी निशान के गायब हो गए। लुओ चेन ने असहाय होकर अपने पीछे स्थिर रूप से तैरते हुए चंद्रोदय समय चक्र पर एक नजर डाली और कुछ राहत के साथ कहा, शाबाश, ईर्ष्या मत करो। मैं कुछ स्थानिक नियम प्रतीकों को समझने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। चंद्रोदय काल चक्र प्रकाश से जगमगा उठा, मानो वह लुओ चेन के शब्दों को समझ गया हो। देखा, ये था एक वाइल्ड रैंक, एक कृत्रिम जीव जो बोल भी नहीं सकता था। हालांकि यह कृत्रिम जीव उससे टेलीपैथिक रूप से जुड़ा हुआ था और उसे ज्यादा मौखिक संचार की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी अन्य मनुष्यों और जीवों के साथ संवाद करना उसके लिए कठिन होता। जब तक लुओ चेन ध्वनि के स्रोत पर पहुंचा, तब तक 3 सिर वाले चांदी के बर्फीले सर्प को एक बार फिर लिटिल फरबॉल की मानसिक पूंछों द्वारा बांध दिया गया था। हालांकि पिछली बार की तुलना में इसका संघर्ष थोड़ा अधिक तीव्र था और इसके शल्क और फर कुछ हद तक फीके पड़ गए थे, मानो किसी चीज ने इसकी शक्ति को सोख लिया हो। लुओ चेन ने आश्चर्य से कहा, तुम्हारी हालत ऐसी कैसे हो गई? तुम्हें तो बस एक हफ्ते से भूख लगी है। मरने की हालत में दिखने की क्या जरूरत है? 3 सिर वाले चांदी के बर्फीले सर्प का शरीर थोड़ा सा मुड़ा और उसका एक सिर दर्द भरी अभिव्यक्ति के साथ लुओ चेन की ओर देखने लगा। मेरी मदद करो, मैं फुफकारती हूँ, मेरे शरीर में कुछ है जो मेरी ऊर्जा को सोख रहा है। ये सुनकर लुओ चेन ने अपनी सत्य दृष्टि का उपयोग करके इसकी स्थिति की जांच की। स्थिति, तेजी से ऊर्जा का क्षय, दर्द। छोटे प्यारे से जीव, इसे और कसकर बांधो। इसे हिलने डुलने मत दो। नन्हे फरबॉल ने गंभीरता से सिर हिलाया और कई मानसिक पूंछें उसे अलग अलग दिशाओं से बांधने लगीं। 3 सिर वाले चांदी के बर्फीले सर्प के जो हिस्से बंधे हुए थे, वे थोड़े अंदर की ओर धंस गए। लुओ चेन का शरीर थोड़ा ऊपर उठा, फिर उसने धीरे से अपनी हथेली को 3 सिर वाले चांदी के बर्फीले सर्प के पेट पर दबाया। उसकी मानसिक शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर विभिन्न भागों की जांच करने लगी। वास्तव में उसने उसके पेट में एक तीव्र खिंचाव महसूस किया। उसके शरीर के सभी हिस्सों से ऊर्जा इस क्षेत्र की ओर एकत्रित हो रही थी। ऊर्जा वहां केंद्रित होकर एक सुनहरी धुंध में तब्दील हो गई। लू चेन उस सुनहरी धुंध के अंदर क्या था, उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था,
लेकिन इस स्टोन स्पिरिट सीक्रेट दायरे में रहते हुए लू चेन को इसका कुछ कुछ अंदाजा था। मून व्हील, इसका पेट चीर दो। ज्यादा गहरा मत चीरो, बस इतना कि इसका पेट दिखाई दे। लुओ चेन ने 3 सिर वाले चांदी के बर्फीले सर्प के पेट पर एक जगह की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ से काटो। लुओ चेन के पीछे तैर रहे मूनराइज टाइम व्हील का एक चांदी सफेद मून व्हील बाहर निकला और लुओ चेन द्वारा इंगित स्थान पर धीरे से नीचे की ओर वार किया। दूरी और स्थिति को लगभग मिलीमीटर तक सटीक रूप से नियंत्रित किया गया था। गहराई भी इतनी सटीक थी कि पेट के एक हिस्से को चीरकर अंदर मौजूद उस चीज को उजागर किया जा सके जो तेजी से ऊर्जा अवशोषित कर रही थी। हालांकि अंदर की वस्तु के उजागर होने के बाद भी उसका पूरा स्वरूप दिखाई नहीं दे सका। वह अब भी एक चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी में लिपटा हुआ था। इसे ऊर्जा अवशोषित करना पसंद है। लुओ चेन ने अपना हाथ उछाला और लकड़ी के गुणों वाले ऊर्जा पत्थरों में से एक, जो सिस्टम ने उसे अभी अभी पुरस्कार के रूप में दिया था, उसके हाथ में प्रकट हो गया। लुओ चेन ने ऊर्जा पत्थर को अपने हाथ में पकड़े हुए 3 सिर वाले चांदी के हिम सर्प के खुले हुए पेट के सामने रखा। उसी समय उसने सुनहरी रोशनी से कहा, क्या तुम्हें ऊर्जा पसंद नहीं है? ये लो एक बेहतर, अधिक समृद्ध ऊर्जा। ये स्पष्ट नहीं था कि सुनहरी रोशनी ने लुओ चेन के शब्दों को सुना या लुओ चेन के हाथ में मौजूद उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर से आकर्षित हुई। दरअसल इसने 3 सिर वाले चांदी के बर्फीले सर्प की कोमल उदर की दीवार को छोड़ दिया और सक्रिय रूप से लुओ चेन के हाथ में मौजूद ऊर्जा पत्थर पर झपट्टा मारा। इस प्रक्रिया के दौरान इसे घेरे हुए सुनहरी रोशनी धीरे धीरे कम हो गई, जिससे इसका पूरा स्वरूप प्रकट हो गया। इसकी पीली सफेद जड़ प्रणाली थोड़ी फैली हुई थी। इसकी हरी शाखाओं पर केवल 3 छोटे पत्ते थे, जो 3 अलग अलग दिशाओं में उग रहे थे। इस समय इसकी जड़ी ऊर्जा पत्थर के चारों ओर मजबूती से लिपटी हुई थी और उसमें धंसी हुई थी। इसके शरीर से एक कोमल हरी रोशनी निकल रही थी और इसकी शाखाएं और पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थीं, मानो कोई संतुष्ट बिल्ली हो। लुओ चेन ने अनायास ही घाटी के राजा की औषधीय सुगंध वाली लिली को बुलाया और उससे 3 सिर वाले चांदी के हिम सर्प के घाव को ठीक करवाया। जैसे ही उसका पेट अपनी चिकनी और सपाट अवस्था में वापस आया, लू चेन ने लिटिल फरबॉल की ओर हाथ हिलाकर उसे 3 सिर वाले चांदी के बर्फीले सर्प को छोड़ने का संकेत दिया। नन्हा फरबॉल आज्ञाकारी था, लेकिन उसका तरीका थोड़ा हिंसक था। 3 सिर वाला चांदी का बर्फीला सर्प पहले से ही बंधा हुआ था और हवा में लटका हुआ था। नन्हे फरबॉल को जब लुओ चेन का मतलब समझ आया, तो उसने अपनी बनाई हुई सभी मानसिक पूंछों को कुशलतापूर्वक वापस खींच लिया। तो कुछ हद तक दयनीय 3 सिर वाला चांदी का बर्फीला सर्प, जिसका अभी अभी पेट फाड़ दिया गया था, कई दसियों मीटर की ऊंचाई से सीधे नीचे गिर गया। धड़ाम। 3 सिर वाले चांदी के बर्फीले सर्प का शरीर जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिरा। लुओ चेन को उस आवाज को सुनकर ही थोड़ा दर्द महसूस हुआ। लुओ चेन 3 सिर वाले चांदी के बर्फीले सर्प के सिर के पास तैरते हुए गया और आह भरते हुए बोला, क्या ये वही 3 सिर वाला चांदी का हिम सर्प नहीं है? तुम्हें कुछ दिनों से नहीं देखा और तुम इतने कमजोर हो। बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करने के कारण 3 सिर वाला चांदी का बर्फीला सर्प इस समय बेहद कमजोर दिख रहा था। उसका मध्य सिर उठने और लुओ चेन की ओर देखने के लिए संघर्ष कर रहा था। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। हमें बंदी बनाकर आप आखिर करना क्या चाहते हैं? बॉस, हो सकता है उसने जानबूझकर वह चीज यहाँ रखी हो। अरे, तुम बिना सोचे समझे चीजें खा सकते हो, लेकिन बिना सोचे समझे बोल नहीं सकते। लू चेन ने अपने बगल में बैठे उस व्यक्ति की ओर देखा जो बहादुरी का दिखावा कर रहा था। वह एक अनमोल बीज था जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से हासिल किया था, और खास तौर पर यहाँ बोया था ताकि उसके अंकुरित होने का इंतजार कर सकूं। किसने सोचा था कि आप लोग उसे खा लेंगे? सौभाग्य से बीज ठीक है, वरना आपके 3 सिर इसकी भरपाई के लिए काफी नहीं होते। लुओ चेन, जो अभी भी थोड़ा चिढ़ा हुआ था, उस मुखिया के सामने चला गया जिसने अभी अभी बेतुका दावा किया था और उसे बुरी तरह से कुचल दिया। अगर यह पहले की बात होती, अगर लुओ चेन इसके साथ ऐसा व्यवहार करता, तो भले ही इसके स्किल अटैक लुओ चेन तक न पहुंच पाते, फिर भी यह स्किल की बौछार कर देता। लेकिन अब उसके मुख पर छिटपुट बर्फ के टुकड़े ही दिखाई दे रहे थे और उसमें अपना सिर उठाने की भी ताकत नहीं थी।
ऐसा लग रहा था कि उस बीज ने उसकी आंतरिक ऊर्जा को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। बीच वाला सिर, जो इकलौता उठा हुआ था, दबे स्वर में आह भरते हुए असहाय होकर बोला, कृपया मेरे तीसरे भाई को क्षमा कर दीजिए। कृपया अपनी कोई भी मांग बता दीजिए। लुओ चेन ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और हवा में तैरने लगा। आपको पता है, मैं जानवरों को वश में करने की दुकान चलाता हूँ। 3 सिर वाला चांदी का बर्फीला सर्प, मुझे वास्तव में ये पता नहीं था। शुरू में तो मेरा इरादा आपको सामान के तौर पर बेचने का था, लेकिन आपके व्यक्तित्व को देखते हुए आपको बेचने से मेरी दुकान की प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए अब मैंने अपना इरादा बदल लिया है। यानी, मैं तुम्हें सामग्री के रूप में इस्तेमाल करूंगा। अब से, यदि तुम भोजन, उपचार और ऊर्जा आपूर्ति प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें बदले में कुछ देना होगा। उदाहरण के लिए, बाल, शल्क और रक्त जैसी चीजें। इसके अलावा, आपको मेरे लिए काम भी करना होगा। आपको प्रतिदिन एक जिन लार देनी होगी जिससे मैं आपके द्वारा निर्दिष्ट मिट्टी को सींच सकूं। तो, क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? 3 सिर वाले चांदी के बर्फीले सर्प के मध्य सिर ने अपनी भौहों के बीच एक झिझक भरा भाव दिखाया, और थोड़ी देर बाद उसने लुओ चेन से कहा, ठीक है, मैं आपके आदेश का पालन करने के लिए तैयार हूँ। इस बार, वो सिर जो आमतौर पर अधिक हिंसक प्रतिक्रिया दिखाता था, उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली और आगे कोई आपत्ति नहीं जताई। इस कुछ हद तक आज्ञाकारी व्यवहार को देखकर लुचेन ने आश्चर्य से अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। वो उस जिद्दी व्यक्ति से कुछ सामग्री निकालने की योजना बना रहा था। आज का दिन इतना समझदारी भरा था कि लुओ चेन ने फिलहाल इसे छोड़ दिया। आखिरकार, तीनों प्रमुखों में से बॉस ने उसकी बात मान ली थी, और बाद में सामग्री प्राप्त करने के कई अवसर मिलेंगे, इसलिए इस समय जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं थी। छोटे प्यारे जीव, तुम दोनों इसे पहले की ज्ञान शहर ले जाओ। सुनहरे पैटर्न वाले नीले जैड लुवान और अत्यंत कुशल युद्ध वानर को बता देना कि वे इसकी देखभाल करें और इसे ठीक होने में मदद करें। लुओ चेन का अनुरोध सुनकर लिटिल फरबॉल और लिटिल डॉट ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने जरूर कुछ चर्चा की होगी, क्योंकि 3 सिर वाला चांदी का बर्फीला सर्प अभी भी अपने आप हिल नहीं पा रहा था। अंत में, लिटिल फरबॉल ने अपनी स्पिरिट टेल का उपयोग करके 3 सिर वाले सिल्वर स्नो सरपेंट के शरीर को उठाया और उसे सामान की तरह गुप्त लोक से बाहर ले गया। लुओ चेन ने गुप्त क्षेत्र के प्रवेश और निकास द्वार पर एक नजर डाली। गुप्त क्षेत्र का पोर्टल काफी बड़ा हो गया था, इतना कि 3 सिर वाला चांदी का हिम सर्प उसमें से गुजर सके। ये देखकर कि 3 सिर वाले चांदी के हिम सर्प को ठीक से व्यवस्थित कर दिया गया था, लुओ चेन ने अपनी निगाह उस कोमल पौधे पर डाली जिसकी जड़ें ऊर्जा पत्थरों में मजबूती से जमी हुई थीं। लुओ चेन ने 3 सिर वाले चांदी के हिम सर्प की व्यवस्था करने में जितना कम समय बिताया, उतने ही कम समय में छोटे पौधे में 6 नए पत्ते उगाए थे, और उसकी कुछ पतली शाखाओं और पत्तियों का रंग भी गहरा हरा हो गया था। इसके अलावा, मूल रूप से पीले सफेद रंग की तीनों जड़ें कुछ हद तक भूरे पीले रंग की और मोटी हो गई थीं, जिनमें से अधिक छोटी छोटी जड़ें फैलकर ऊर्जा पत्थरों को परतों में घेर रही थीं। लुओ चेन ने 30 से 40 सेंटीमीटर ऊंचे पौधे को अपनी आंखों में थोड़ी उम्मीद लिए देखा और कहा, अगर इसका कोई उपयोग नहीं है, तो यह आपको मिलने वाला आखिरी ऊर्जा पत्थर होगा। जाति, प्राचीन जीवन वृक्ष। रैंक, स्पिरिट रैंक 3 स्टार। प्रकार, लकड़ी का प्रकार, जीवन का प्रकार। अवस्था, नवजात, जिज्ञासु, उन्मत्त ऊर्जा अवशोषण। योग्यता, अद्वितीय। कौशल, 1। जीवन का बीज छद्म स्वर्ग श्रेणी। जीवन का प्राचीन वृक्ष अधिकतम 3 लक्ष्यों पर जीवन का बीज अंकित करता है, जिससे जीवन का बीज रखने वाले लोग जीवन साझा कर सकते हैं। जब तक जीवन के बीज से युक्त सभी लक्ष्य एक साथ नहीं मर जाते, तब तक यदि किसी एक लक्ष्य की जीवन शक्ति समाप्त भी हो जाती है, तो भी वह आत्मा शरीर के रूप में विद्यमान रहेगा। इसके अलावा, घातक कौशल का सामना करने पर लक्ष्य को जीवन के बीज के उस स्वामी के पास टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा जिसके पास सबसे अधिक जीवन ऊर्जा है। जीवन का बीज केवल प्राचीन जीवन वृक्ष द्वारा ही सक्रिय रूप से लागू या पुनः प्राप्त किया जा सकता है। 2. एल्फ फल छद्म स्वर्ग श्रेणी। प्राचीन जीवन वृक्ष के वयस्क अवस्था जंगली श्रेणी में पहुंचने के बाद यह ऊर्जा का उपभोग करके एल्फ फल उत्पन्न कर सकता है। एक निश्चित अवधि के बाद इन फलों से मौलिक एल्फ जाति का जन्म होगा। एलिमेंटल एल्व्स,
एक स्वतंत्र प्राणी। एल्फ फल में इस राज्य में वे बाहरी दुनिया से प्रभावित होते हैं, जिससे ऐसे कल्पित बौनों का जन्म होता है जो विभिन्न मौलिक गुणों में निपुण होते हैं, जैसे वन कल्पित बौने, हिम कल्पित बौने, वायु अग्नि कल्पित बौने, गरज वन कल्पित बौने आदि। 3. वन्य वंश का विकास। पृथ्वी श्रेणी प्राचीन जीवन वृक्ष निरंतर अपने आसपास के वातावरण में बड़ी मात्रा में वन्य ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ये वन ऊर्जा आसपास के सभी पौधों को निरंतर प्रभावित कर सकती है, जिससे उनकी प्रजनन क्षमता बढ़ती है और उनका विकास होता है। 4. सीमा क्षेत्र पृथ्वी स्तर क्षेत्र कौशल। प्राचीन जीवन वृक्ष एक विशेष क्षेत्र का विस्तार करता है। यह क्षेत्र वास्तविक दुनिया से स्वतंत्र रूप से विद्यमान होगा और अन्य स्थानिक कौशलों द्वारा इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। विकास पथ अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है। कितना अद्भुत प्राचीन जीवन वृक्ष है। इसकी कौशल संबंधी जानकारी देखकर लुओ चेन का हृदय उत्साह और आनंद से भर गया। स्पिरिट रैंक पर इसके पास केवल 2 स्यूडो हेवन ग्रेड और 2 अर्थ ग्रेड स्किल थे। अगर यह वाइल्ड रैंक तक पहुंच जाता, तो क्या ये स्वर्ग को चुनौती देने वाला नहीं होता। हालांकि चारों कौशल फिलहाल आक्रामक प्रतीत नहीं होते, लेकिन एक बीस्ट मास्टर के लिए इस तरह के जीवन रक्षक कौशल वाला जानवर मिलना एक दुर्लभ बात थी। लुओ चेन ने अपने सामने मौजूद प्राचीन जीवन वृक्ष को देखा। उसके होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान थी। ओह, कितना प्यारा वृक्ष है। लो, एक और ऊर्जा पत्थर ले लो। तुम्हें देखकर मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें बहुत भूख लगी है। इसके साथ ही लुओ चेन ने वास्तव में एक पृथ्वी प्रकार का ऊर्जा पत्थर निकाला और उसे प्राचीन जीवन वृक्ष को सौंप दिया। प्राचीन जीवन वृक्ष भी बिल्कुल विनम्र नहीं था। उसने अपनी जड़ों को फैलाकर लुओ चेन द्वारा प्रस्तावित दूसरी ऊर्जा पत्थर को अपनी जड़ प्रणाली में समाहित कर लिया। इसकी बेतहाशा और प्रतीत होता है कि अप्रतिबंधित ऊर्जा अवशोषण क्षमता ने लुओ चेन को मन ही मन इस प्रणाली पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दिया। क्या आपको यकीन है कि ये ऊर्जा पत्थर उतने ही ऊर्जा से भरपूर हैं जितना आप कहते हैं? ये स्पिरिट रैंक प्राचीन जीवन वृक्ष उन्हें बिना किसी दबाव के अवशोषित कर लेता है। सिस्टम जीवन के स्तर अलग अलग हैं। पर्याप्त ऊर्जा होने पर इस प्राचीन जीवन वृक्ष के प्रारंभिक विकास में वस्तुतः कोई बाधा नहीं आती। यह अपने वास्तविक विकास काल में केवल स्टार रैंक पर ही प्रवेश करता है। लुओ चेन की आंखें चमक उठी। तो ये जल्दी ही वाइल्ड रैंक तक पहुंच जाएगा। क्या ये 2 ऊर्जा पत्थर काफी हैं? सिस्टम ये काफी हैं। हालांकि ये ऊर्जा पत्थर रोजाना पहुंचाए जाते हैं, लेकिन इन्हें हल्के में न लें। सिस्टम का जवाब सुनकर लुओ चेन ने प्राचीन जीवन वृक्ष को, जिसमें और अधिक पत्ते उगाए थे और जो आकार में बड़ा हो गया था, अपनी आध्यात्मिक शक्ति से लपेट लिया और स्टोन स्पिरिट सीक्रेट दायरे से बाहर निकल गया। चेन्यांग पेटस्टो से निकलने और किग्यांग शहर पहुंचने के बाद लुओ चेन सीधे किग्यांग शहर के बिल्कुल केंद्र की ओर चल पड़ा। लुओ चेन की राय में ये प्राचीन जीवन वृक्ष किग्यांग शहर के बिल्कुल केंद्र में स्थान पाने का पूरी तरह हकदार था। अंततः लुओ चेन उस सुनहरी निशान वाली लकड़ी के पास पहुंचा जहां सुनहरे पैटर्न वाली नीली जेड लुवान अक्सर आराम करती थी, और उसने लगभग 1000 मीटर की उपयुक्त दूरी का अनुमान लगाया। लुओ चेन ने आसपास के पेड़ों और खरपतवारों को थोड़ा सा साफ किया, फिर एक उथला गड्ढा खोदा और उसमें प्राचीन जीवन वृक्ष लगाया। उसने समय देखा। सुनहरे पैटर्न वाले नीले जेड लुवान और अत्यंत कुशल युद्ध वानर दिन भर की गश्त लगभग पूरी कर चुके थे और जल्द ही वापस आ जाएंगे। दरअसल थोड़े ही इंतजार के बाद गोल्डन पैटर्न एजोर जेड लुवान और एक्सट्रीमली मार्शल बैटल एप लुवान पर्चिंग गोल्डन मार्क्ड वुड के बगल में उतरे। अत्यंत कुशल योद्धा वानर ने सबसे पहले लुओ चेन की आभा का पता लगाया। उसकी गंध का पीछा करते हुए वह कुछ ही छलांगों में लुओ चेन के बगल में स्थिर रूप से उतर गया। परोपकारी, आप यहाँ हैं। अत्यंत कुशल योद्धा की आवाज थोड़ी कर्कश थी, लेकिन उसका उच्चारण बहुत ही मानक था। ऐसा लगता था कि सुनहरे पैटर्न वाले नीले जेड लुवान ने हाल ही में काफी मेहनत की होगी। इसके अलावा अत्यंत कुशल युद्ध वानर की आभा भी काफी मजबूत हो गई थी, जो ये दर्शाता है कि उसकी साधना की भी उपेक्षा नहीं की गई थी। आप बहुत जल्दी सीखते हैं। अच्छा काम जारी रखें। लुओ चेन की साधारण सी तारीफ ने उस बेहद कुशल योद्धा वानर की भौहें थोड़ी सी ऊपर उठा दी। वो उत्साहित और कुछ हद तक असमंजस में था। सुनहरे पैटर्न वाला नीला जेड लुवान भी अत्यंत कुशल युद्ध वानर के पीछे पीछे उड़ता हुआ आया,
लेकिन उसकी निगाहें लुओ चेन पर नहीं थीं। इसके बजाय उसने लुओ चेन के पीछे स्थित प्राचीन जीवन वृक्ष को कुछ आश्चर्य से देखा। इसने प्राचीन जीवन वृक्ष की असाधारण प्रकृति को स्पष्ट रूप से महसूस किया। एजोर जेड लुवान, क्या मैं आपसे एक और बात पूछकर आपको परेशान कर सकता हूँ? सुनहरे पैटर्न वाले नीले जेड लुवान की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। लो, वही जानी पहचानी दिनचर्या फिर आ गई। जब से उसके घाव ठीक हुए थे, उसे एक पल भी चैन नहीं मिला था। ऐसा लगता था मानो वह इस बच्चे का इकलौता नौकर बन गया हो। हाय, शायद मेरी किस्मत में मजदूर बनना लिखा है। सुनहरे पैटर्न वाले नीले जेड लुवान ने मन ही मन आह भरी। बोलो, क्या बात है? लुओ चेन ने अपने पीछे स्थित प्राचीन जीवन वृक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, यह इस समय तेजी से बढ़ रहा है। इस दौरान आप दोनों मेरी मदद करें और इसकी देखभाल करें। इसे किसी भी तरह से परेशान न करें। जैसे ही उसने बात की, लुओ चेन ने 2 ऊर्जा पत्थर निकाले और उनमें से एक गोल्डन पैटर्न एजोर जेड लुवान को और दूसरा एक्सट्रीमली मार्शल बैटल ऐप को सौंप दिया। सुनहरे पैटर्न वाली नीले रंग की जेड लुवान ने अपने सामने तैरते हुए ऊर्जा पत्थर को कुछ आश्चर्य से देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बार यह मुफ्त में काम नहीं करेगा। बुरा नहीं, ये बहुत अच्छी शुरुआत है। सुनहरे पैटर्न वाली नीले रंग की जेड लुवान ने अपने सामने रखे ऊर्जा पत्थर से निकलने वाली प्रचुर ऊर्जा को महसूस किया। उसकी आंखें आश्चर्य से भर उठीं। उसने लुओ चेन पर एक नजर डाली, फिर अपने मुंह से ऊर्जा पत्थर उठाया और उसे लुवान पर्चिंग गोल्डन मार्क्ड वुड पर फेंक दिया। ठीक है, आप निश्चिंत रह सकते हैं। उसके बगल में बैठा अत्यंत कुशल योद्धा भी बार बार सिर हिला रहा था। ऐसा लग रहा था कि भले ही लुओ चेन उसे ऊर्जा पत्थर न दे, फिर भी वह लुओ चेन का काम पूरी लगन से पूरा करेगा। किंग्यांग शहर में लुओ चेन के काम यहीं तक सीमित नहीं थे। प्राचीन जीवन वृक्ष को उन्हें सौंपने के बाद वह सूर्य प्रतिबिंब राजा कमल झील के किनारे स्थित लकड़ी के घर की ओर तेजी से रवाना हुए। जब लुओ चेन वहां पहुंची, तो बाकी सभी लोग भी वहां मौजूद थे। लुओ युहेंग और सु मुकिंग झील के किनारे सूर्य की किरणों से जगमगाते राजा कमल के फूलों को चुन चुनकर खा रहे थे, मानो वे कुछ कर रहे हों। लुओ यांग और उसके 3 जानवर कोई खेल खेल रहे थे, इधर उधर कूद रहे थे और देखने में बहुत बचकाने लग रहे थे। दूसरी ओर बान मो अधिक शांत प्रतीत हो रहा था। वह और स्काई प्रोफाउंड मायरियड स्पिरिट बैट बान मो की बाहों में मौजूद थाउजेंड ट्रिब्यूलेशन बीस्ट को देख रहे थे, मानो उसका अध्ययन कर रहे हों या शायद उसे भोजन करा रहे हों। लुओ चेन के आगमन को सबसे पहले लुओ यांग ने देखा। आखिरकार 3 जानवरों के शारीरिक गुणों और ऊर्जा के प्रभाव से उसकी पदवी और आध्यात्मिक चेतना मनुष्यों और जानवरों के समूह से कहीं अधिक थी। भाई, तुम वापस आ गए। लुओ यांग ने झट से अपने तीनों छोटे साथियों को वहीं छोड़ दिया और हुश की आवाज के साथ लुओ चेन के बगल में प्रकट हो गया। शोर सुनकर बाकी लोग भी लुओ चेन की ओर देखने लगे। लुओ युहेंग और सु मुकिंग ने कमल के बीज इकट्ठा करना बंद कर दिया और छोटे लकड़ी के घर की ओर वापस चल दिए। हाँ, मैं ये देखने के लिए वापस आया हूँ कि आप अभी किस स्तर पर हैं और ये देखने के लिए कि क्या आप हाल ही में सुस्ती बरत रहे हैं। लुओ यांग थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि थोड़ी देर का आराम करते हुए उसका लौट आया बड़ा भाई उसे देख लेगा। भाई, मैं पहले से ही किंग रैंक का 5 सितारा बीस्ट मास्टर हूँ। ये भाई बान और पिताजी से सिर्फ 1 सितारा ऊपर है। महज 1 महीने में किंग रैंक 1 स्टार से किंग रैंक 5 स्टार तक पहुंचना बाहरी दुनिया में प्रतिभा की निशानी माना जाएगा, लेकिन लुओ चेन उनकी साधना की गति से बहुत संतुष्ट नहीं थे। लुओ चेन ने लकड़ी के घर के आसपास के वातावरण का सर्वेक्षण किया। फिर उसने 3 पृथ्वी प्रकार के ऊर्जा पत्थरों को जमीन में गाड़ दिया। 3 जल प्रकार के ऊर्जा पत्थरों को सूर्य परावर्तन राजा कमल की झील में फेंक दिया गया। इसके बाद अन्य प्रकार के तत्वों से बने ऊर्जा पत्थरों को भी लकड़ी के घर के चारों ओर रखा गया। इसका प्रभाव तुरंत हुआ। आसपास की ऊर्जा का स्तर पल भर में कई गुना बढ़ गया और मौलिक गुण अधिक सक्रिय हो गए। छोड़े गए कई जानवर नशे की हालत में हवा को सूंघ रहे थे, मानो उन्हें हवा में कुछ नशीला पदार्थ महसूस हो रहा हो। भाई, ये किस तरह के ऊर्जा पत्थर हैं? ये पहले वाले पत्थरों की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा से भरपूर महसूस होते हैं। ये पहले वाले पत्थरों से कहीं अधिक उन्नत ऊर्जा पत्थर हैं। इनकी सहायता से आपकी साधना की गति और भी तेज होनी चाहिए।
लुओ चेन को हमेशा एक तरह की चेतावनी का एहसास होता था। उसे नहीं पता था कि यह एहसास कहाँ से आता है, लेकिन किसी आसन आपदा की आशंका उसे अपने परिवार और दोस्तों की ताकत और पद को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रेरित करती थी। लुओ यांग के चेहरे पर एक जानवर जैसी भावभंगिमा दिखाई दी और उसने नशे की हालत में कहा, सचमुच, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 6 सितारों को पार करने ही वाला हूँ। श्याओ चेन, तुम अचानक वापस क्यों आ गए? क्या दुकान को मदद की जरूरत है? लुओ यांग के पीछे से लुओ युहेंग की आवाज सुनाई दी। वे सभी चेनयांग पेट स्टोर के खुलने के बारे में जानते थे और उन्होंने लुओ चेन से कई बार पूछा था कि क्या उसे मदद की जरूरत है, लेकिन लुओ चेन ने हमेशा इनकार कर दिया था। यह अभी अभी समाप्त हुआ है। अब बस उनके जानवरों को उन्हें सौंपना बाकी है। लुओ युहेंग ने सिर हिलाते हुए कहा, यह अच्छा है। सू मुकिंग लुओ चेन के पास आए और कुछ नरमी से बोली, मेरे बेटे को देखो, वो हाल ही में काम के बोझ तले दुबला हो गया है। इस व्यस्त दौर के बाद तुम्हें अच्छे से आराम करना चाहिए। मेरे पास एक अच्छा सुझाव है। क्यों न हम फिर से किग्यांग शहर से बाहर घूमने जाएं, एक रोमांचक यात्रा पर, ताकि मन को शांति मिल सके। सू मुकिंग की बातें सुनकर लुओ चेन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। शहर से बाहर जाना दुकान खोलने से कहीं ज्यादा थकाने वाला होगा, ठीक है। इसलिए लुओ चेन मुस्कुराए और सुझाव को अस्वीकार करते हुए बोली, माँ, जब तक आपका स्तर वाइल्ड रैंक तक नहीं पहुंच जाता, मैं आपको शहर छोड़ने की अनुमति नहीं दूंगी। अब वाइल्ड रैंक बीस्ट के गुप्त क्षेत्र बिखरने लगे हैं और अर्थ स्टार के साथ विलीन हो रहे हैं, इसलिए यदि आप अभी शहर से बाहर जाते हैं, तो आप अपनी सुरक्षा की भी गारंटी नहीं दे पाएंगे। लुओ चेन की बातें सुनकर सू मुकिंग का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। जब से उसने फीनिक्स ब्लडलाइन के अंश वाले जानवर, फीनिक्स साउंड स्पिरिट किंग स्पैरो को प्राप्त किया था, तब से उसकी शक्ति में तेजी से वृद्धि हुई थी। उसने लुओ युहेंग को भी पीछे छोड़ दिया और लुओ यांग के समान स्तर पर पहुंच गई। हालांकि वाइल्ड रैंक तक पहुंचने में उसे अभी भी बहुत लंबा समय लगेगा। इतने लंबे समय तक बाहर न निकल पाना उसके लिए किसी यातना से कम नहीं था। लेकिन लुओ चेन के गंभीर चेहरे को देखकर सू मुकिंग ने धीरे से आह भरी। ठीक है, मैं खेती करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन लुओ चेन को अपनी मां पर ज्यादा भरोसा नहीं था। उसने लुओ युहेंग की ओर मुड़कर कहा, पिताजी, रक्षा का ये गौरवशाली दायित्व आपको सौंपा गया है। लुओ युहेंग ने लुओ चेन की तरफ देखा, फिर सू मुकिंग की तरफ देखा और 2 बार सूखी हंसी हंसते हुए कहा, हाँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। लुओ चेन ने मन ही मन अपनी आंखें घुमाई, उसे अपने पिता के बारे में शिकायत करने में लाचारी महसूस हो रही थी। अपने सभी जानवरों को बुलाओ और मुझे उन्हें देखने दो। लुओ चेन की बातें सुनकर लुओ युहेंग की आंखें तुरंत चमक उठी और उसने सबसे पहले अपने तीनों जानवरों को बुलाया। लाइट स्पिरिट कैट किंग, एजोर रॉक्सी क्रोकोडाइल, रिसरेक्शन स्पिरिट वाइन। लुओ चेन ने स्वाभाविक रूप से सबसे पहले लाइट स्पिरिट कैट किंग की ओर देखा। आखिरकार लुओ चेन ने कुछ समय पहले ही उसे थंडर एम्परर इनहेरिटेंस कार्ड दिया था, और वह ये जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि अब उसमें क्या बदलाव आए हैं। हालांकि इसके बाहरी परिवर्तनों से संकेत मिलता है कि लुओ चेन की अनुपस्थिति के दौरान थंडर सम्राट वंशानुक्रम का इस पर वास्तव में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। सबसे पहले, इसके पूरे शरीर पर मौजूद सफेद बाल गायब हो गए और उनकी जगह गहरे नीले रंग के बाल आ गए। इसके सिर पर 5 रंगों की थोड़ी विकृत धारियां थीं, सुनहरा, बैंगनी, सफेद, काला और लाल। उसके कान के निचले हिस्से के पास 2 छोटे, नुकीले सींग नए सिरे से उगाए थे। अगर कोई ध्यान से देखता, तो उनमें से हल्की हल्की बिजली की चिंगारियां निकलती हुई दिखाई देती। इसके अन्य शारीरिक लक्षणों और शरीर की बनावट में ज्यादा बदलाव नहीं आया था। जाति, प्रकाश आत्मा बिल्ली राजा, उत्परिवर्तित हो रहा है। रैंक, किंग बीस्ट 4 सितारा। प्रकार, मानसिक प्रकार थंडर प्रकार। स्थिति, ईएमओ उत्परिवर्तनशील। योग्यता, उत्कृष्ट। कौशल, लॉक है, सफल उत्परिवर्तन के बाद अनलॉक किया जा सकता है। शायद स्किल्स का इस्तेमाल न कर पाने के कारण लाइट स्पिरिट कैट किंग थोड़ा सुस्त लग रहा था। उसे याद आया कि अतीत में इसने उसकी कितनी मदद की थी। लुओ चेन की वर्तमान वाइल्ड रैंक बीस्ट मास्टर स्थिति और उसकी संग ग्रेड मेंटल टाइप शक्ति के साथ
उसने लॉकटोन की धीमी उत्परिवर्तन प्रक्रिया का कारण आसानी से खोज लिया। कुल मिलाकर थंडर सम्राट की विरासत का स्तर बहुत ऊंचा था, और यह विरासत की इस शक्ति को पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर सका। इसलिए यदि यह स्वयं इस शक्ति के अनुकूल होना चाहता, तो ये कहना मुश्किल था कि इसमें कितने वर्ष लगेंगे। लुओ चेन लॉकटोन के पास आया और उसने अपना हाथ उसके सिर पर रख दिया। लॉकटोन के शरीर में सौम्य मानसिक प्रकार की शक्ति प्रवेश कर गई। उपचार कौशल वाले जानवरों के अलावा केवल प्रजनकों की मानसिक प्रकार की शक्ति ही बिना अस्वीकृत हुए किसी अन्य लक्ष्य के शरीर में प्रवेश कर सकती है। लुओ चेन ने धीरे धीरे थंडर सम्राट की विरासत ऊर्जा को एकत्रित और पुनर्चक्रित किया, जो लॉकटोन के शरीर में बिखरी हुई थी और उसके द्वारा अवशोषित नहीं की जा सकती थी, जिससे उसकी गर्दन पर एक चमकदार हीरा बन गया। इस तरह जब भी लॉकटोन अपने शरीर के भीतर की ऊर्जा को पूरी तरह से आत्मसात कर लेता था, तो वह अपनी गर्दन पर मौजूद हीरे से वंशानुगत शक्ति को सक्रिय रूप से प्राप्त करने में सक्षम हो जाता था, जिससे वह तेजी से विकास प्राप्त कर लेता था। और साथ ही इससे लॉकटोन के सामान्य कौशल उपयोग में कोई बाधा नहीं आएगी। जब लुओ चेन ने लॉकटोन के कौशल को दोबारा देखा, तो आखिरकार उसे एक बिल्कुल नया पैनल दिखाई दिया। जाति 5 थंडर बीस्ट। रैंक किंग बीस्ट 5 स्टार। प्रकार बिजली प्रकार, मानसिक प्रकार। अवस्था निरंतर रूपांतरित, शिथिल। योग्यता उत्तम। कौशल 1 5 गर्जनाओं को नियंत्रित करना। छद्म स्वर्ग श्रेणी काला गहन गर्जना। इस गर्जना को 5 गर्जना पशु द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, जो विभिन्न लक्ष्यों के बीच कूदने के लिए एक निश्चित स्थानिक दूरी तय करता है। बैंगनी कारागार गरज। ये गरज अलग अलग दिशाओं से फैल सकती है और फिर एकत्रित हो सकती है, जिससे आंतरिक लक्ष्यों को नुकसान पहुंच सकता है। गोल्डन लाइट थंडर। ये गर्जना तीव्र होती है, जो लक्ष्यों तक तेजी से पहुंचकर उन्हें नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। रेड फिएंट थंडर। ये गर्जना लक्ष्य के मांस और रक्त को अवशोषित कर सकती है, जिससे यह और भी शक्तिशाली हो जाती है, और ये तभी रुकेगी जब उपभोग करने के लिए कोई मांस और रक्त शेष न बचे। श्वेत आत्मा गर्जना। ये गर्जना आमतौर पर एक वज्रपात के रूप में प्रकट होती है और लगातार आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करती है, अंततः एक बड़े पैमाने पर विस्फोट का कारण बनती है, जो न केवल भारी मात्रा में क्षति पहुंचाती है बल्कि थोड़े समय के लिए एक आत्माहीन क्षेत्र भी बनाती है। 2 पंचगर्जन स्वर्गीय दंड। छद्म स्वर्ग श्रेणी पंचगर्जन दानव थोड़े समय के लिए आवेशित होता है, फिर 5 प्रकार की बिजली को मिलाकर एक बिजली का स्तंभ बनाता है जो लक्ष्य को नुकसान पहुंचाता है। 3 विचार की भावना पृथ्वी स्तर। 4 मानसिक शक्ति अत्यंत उन्नत स्तर। 5 पंच वज्र सरणी आरेख पृथ्वी श्रेणी। यह एक विशिष्ट कौशल है। पंच वज्र सरणी आरेख धीरे धीरे विकसित होता है, जिसके केंद्र में पंच वज्र दानव स्थित होता है। इस सरणी आरेख में 5 प्रकार की बिजली अनियमित रूप से उत्पन्न होती हैं और लंबे समय तक विद्यमान रहती हैं। यदि वे नष्ट नहीं होती हैं, तो वे लगातार लक्ष्य का पीछा करती रहेंगी। 6 आपदा से बचाव का वज्र वस्त्र गहन श्रेणी। 5 वज्र पशु लक्ष्य पर वज्र वस्त्र की एक परत लगाता है, जिससे वह 5 प्रकार की बिजली से होने वाले नुकसान से बच सकता है, और साथ ही अन्य लक्ष्यों को होने वाली बिजली की क्षति से भी एक निश्चित स्तर का बचाव प्रदान करता है। 7 विवेक गहन श्रेणी। 5 गर्जन वाले जानवर लक्ष्य की कमजोरियों को अधिक आसानी से देख सकते हैं, और विवेक करते समय उनकी स्वयं की उपस्थिति कम हो जाएगी। विकास पथ निरंतर उत्परिवर्तन होता रहता है, विकसित नहीं हो सकता। लुओ चेन की आंखों में संतोष की झलक दिखाई दी। अब जबकि लाइट स्पिरिट कैटकिंग की वंश क्षमता बढ़ गई थी, उसके पिता को आखिरकार लुओ यांग और अन्य 2 से ईर्ष्या नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा लॉकटोन लगातार बदल रहा था, और लू चेन उस समय का बेसब्री से इंतजार कर रहा था जब यह और भी भयावह हो जाएगा। वहां मौजूद केवल 2 ब्रीडर्स में से एक, लुओ युहिंग ने भी लॉकटोन की स्किल संबंधी जानकारी में हुए बदलावों को देखा। यह अवलोकन मामूली नहीं था, वो लॉकटोन की वर्तमान स्थिति को देखकर लगभग स्तब्ध रह गया। उसने सोचा था कि सफल उत्परिवर्तन के बाद लाइट स्पिरिट कैट किंग बहुत शक्तिशाली होगा, लेकिन उसे इतनी शक्ति की उम्मीद नहीं थी। ये सीधे एक छोटे जादूगर से विकसित हुआ था जो आक्रमण में बहुत मजबूत नहीं था और समर्थन की ओर अधिक झुकाव रखता था। वो हिंसा के चरम उत्पात में तब्दील हो गया।
हालांकि उसे लड़ाई झगड़े और हत्या करना पसंद नहीं था, लेकिन सुरक्षा की यह प्रबल भावना क्या थी जिसने सब कुछ नष्ट कर दिया। सू मुकिंग और बाकी दोनों उत्सुकता से मूर्खतापूर्ण मुस्कान वाले लुओ युहिंग को देख रहे थे और सोच रहे थे कि वह लॉकटोन को क्यों घूर रहा है और मूर्खतापूर्ण तरीके से क्यों मुस्कुरा रहा है। सू मुकिंग का सब्र टूट गया और उसने उसे खींचकर कहा, बेवकूफ, तुम किस बात पर हंस रहे हो। इसके बाद लुओ युहिंग ने अपने भावों पर थोड़ा नियंत्रण रखा और कुछ हद तक शेखी बघारते हुए उन तीनों को लॉकटोन की मौजूदा जानकारी के बारे में बताया। जब वे चारों चर्चा कर रहे थे, तब लुओ चेन लगातार लुओ युहिंग के अगले जानवर, नीले रंग के चट्टानी समुद्री मगरमच्छ को देख रहा था। एज और रॉक्सी क्रोकोडाइल के पैर छोटे और काफी सामान्य थे। इसका शरीर नीले भूरे रंग की त्वचा से ढका हुआ था और इसका रूप रंग थोड़ा उग्र था। हालांकि लुओ चेन जानता था कि उसके भयंकर बाहरी रूप के पीछे एक कोमल और शांत हृदय छिपा हुआ था। नीले रंग के चट्टानी समुद्री मगरमच्छ ने बचपन में अक्सर दोनों भाइयों की देखभाल की थी। लुओ चेन को पूरी उम्मीद थी कि एज और रॉक्सी क्रोकोडाइल का विकास पथ शक्तिशाली होगा, लेकिन उसने पहले कभी ऐसा क्रोकोडाइल नहीं देखा था। उसे उम्मीद थी कि इस बार उसे ऐसा क्रोकोडाइल देखने को मिलेगा। कुछ समय पहले उसने इसे बहुत सारी ड्रैगन यांग घास और फीनिक्स ब्लड घास की कुछ पत्तियां, साथ ही कई अन्य दुर्लभ सामग्रियां भी प्रदान की थीं। इस उम्मीद में कि इससे एक नया विकास पथ उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। प्रजाति नीला चट्टानी समुद्री मगरमच्छ। रैंक किंग बीस्ट 4 स्टार। प्रकार जल प्रकार, पृथ्वी प्रकार। राज्य परोपकारी। योग्यता सामान्य। कौशल 1। पृथ्वी से पलायन गहन श्रेणी। नीला चट्टानी समुद्री मगरमच्छ पूरी तरह से या आंशिक रूप से मिट्टी में विलीन हो सकता है, जिससे उसे अत्यंत तेज गति प्राप्त होती है। 2। एजोर रॉक प्रोफाउंड ग्रेड। एजोर रॉक समुद्री मगरमच्छ जमीन को एजोर रॉक में बदल देता है, जो उसकी इच्छा से ऊपर या नीचे हो सकती है। एजोर रॉक बनावट में कठोर होती है, जिससे यह अन्य पृथ्वी प्रकार के जीवों को भूभाग में परिवर्तन करने से रोकती है और इसे ढाल के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 3। टोरेंट प्रोफाउंड ग्रेड। एजोर रॉक्सी क्रोकोडाइल पानी के प्रवाह की गति को नियंत्रित कर सकता है। 4। डेथ रोल प्रोफाउंड ग्रेड। एजोर रॉक्सी क्रोकोडाइल लक्ष्य के शरीर के एक हिस्से को काटता है, फिर लक्ष्य को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने शरीर को तेजी से घुमाता है। 5। जल तीर गहन श्रेणी। नीला चट्टानी समुद्री मगरमच्छ अपने मुंह के अंदर पानी की एक छोटी धारा को संपीड़ित करता है, फिर अत्यंत शक्तिशाली भेदन क्षमता वाला जल तीर बाहर निकालता है। विकास पथ 1। नीला चट्टानी समुद्री मगरमच्छ नीले रंग की पीठ वाला ड्रैगन सिर वाला मगरमच्छ। 2। नीला चट्टानी समुद्री मगरमच्छ फीनिक्स पंख आत्मा शरीर वाला जानवर। एक अच्छी खबर थी, लुओ चेन द्वारा बड़ी संख्या में कीमती तीसरे और चौथे स्तर की आत्मा वस्तुओं का उपभोग व्यर्थ नहीं गया। एज और रॉक्सी क्रोकोडाइल को अब एक नया विकास पथ मिल गया था, और वह भी 2। लेकिन एक बुरी खबर भी थी, लुओ चेन के पास फिलहाल इन 2 विकास पथों के लिए आवश्यक सामग्री नहीं थी। यह नहीं कहा जा सकता कि उसके पास बिल्कुल कुछ भी नहीं था। कम से कम फीनिक्स विंग स्पिरिट बॉडी बीस्ट के लिए उसके पास फीनिक्स ब्लड ग्रास थी, लेकिन लुओ चेन ने सामग्री में मौजूद अन्य टियर 5 स्पिरिट आइटम, सोल गाइडिंग फ्लावर के बारे में कभी सुना भी नहीं था। एजोर बैक्ड ड्रैगन हेडेड क्रोकोडाइल का विकास पथ फीनिक्स विंग स्पिरिट बॉडी बीस्ट की तुलना में थोड़ा बेहतर था। इसके लिए 2 टियर 5 स्पिरिट आइटम की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि केवल टियर 5 स्पिरिट आइटम ड्रैगन ब्लड ग्रास और वाइल्ड रैंक ड्रैगन प्रकार के जीवों से 12 इनवर्स स्केल की आवश्यकता थी। हे भगवान, यह विकास पथ तो काफी खूनी था। जैसा कि सर्वविदित है, उल्टे शल्कों वाले ड्रैगन प्रकार के जीव पहले से ही अपेक्षाकृत उच्च रक्तवंश सांद्रता प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा अपने वलयित शल्क खो देने के बाद ये अजगर जैसे जीव निश्चित रूप से मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाते। अतः इसका अर्थ था कि विकास का एक भव्य मार्ग प्रशस्त करने के लिए कम से कम 12 अन्य अजगर जैसे जीवों का वध करना आवश्यक था। लुओ चेन ने कुछ अफसोस के साथ एजो और रॉक्सी क्रोकोडाइल से कहा, अफसोस, मेरे पास अभी आपके विकास के लिए आवश्यक सामग्री नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए उन्हें खोजने की पूरी कोशिश करूंगा। लुओ चेन का वादा सुनकर नीले रंग के चट्टानी समुद्री मगरमच्छ ने अपने होठों को सिकोड़ा और उसके कुछ हद तक उग्र चेहरे पर आश्चर्यजनक रूप से कोमलता और उदासीनता का भाव दिखाई दिया।
वह बोल नहीं सकता था, लेकिन लुओ चेन उसका अर्थ समझ गया। नीले रंग के चट्टानी समुद्री मगरमच्छ की मोटी पूंछ ने उसके बगल में मौजूद पुनरुत्थान आत्मा की बेल को धीरे से थपथपाया, जिससे लुओ चेन को उसकी ओर देखने का संकेत मिला। लुओ चेन मुस्कुराया। एज और रॉक्सी क्रोकोडाइल अभी भी एक मां की तरह थी, जो हमेशा दूसरों जानवरों की देखभाल करना पसंद करती थी। लुओ चेन ने सिर हिलाया और अपनी निगाहें पुनरुत्थान आत्मा की बेल पर टिका दी। इस दौरान लुओ चेन को स्टाररी नाइट वाइन और मायरीड थॉर्न वाइन किंग जैसे विशाल बेलनुमा शाही जानवरों को देखने की आदत हो गई थी। पुनरुत्थान की आत्मा की इस लता को देखकर, जो केवल 2 या 3 मीटर लंबी थी, उसे स्वाभाविक रूप से थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। यद्यपि पुनरुत्थान आत्मा की लता छोटी और पतली थी, फिर भी उसकी शाखाएं और पत्तियां बहुत ही घनी रूप से बढ़ती थीं, जिससे उसके तने पूरी तरह से हरे भरे पत्तों से ढके रहते थे। इसके पत्ते बहुत बड़े नहीं थे, पंखे के आकार के दिखते थे, और अगर कोई उन्हें धीरे से चुटकी से दबाता तो वे काफी मोटे महसूस होते थे। जाति, पुनरुत्थान आत्मा लता। रैंक, स्पिरिट रैंक 9 सितारे। प्रकार, लकड़ी का प्रकार। अवस्था, प्रत्याशा, हाथों को मलना। योग्यता, उत्कृष्ट। कौशल, 1। जीवन शक्ति आत्मा तरल गहन स्तर पुनरुत्थान आत्मा लता की पत्तियों में बड़ी मात्रा में जीवन शक्ति आत्मा तरल संग्रहित होता है, जिसका लक्ष्य पर बाहरी चोटों पर उत्कृष्ट उपचार प्रभाव होता है। 2। सार आत्मा तरल पृथ्वी स्तर पुनरुत्थान आत्मा लता अपने जीवन शक्ति आत्मा तरल को केंद्रित करती है। इस बिंदु पर सार आत्मा तरल का चोटों पर और भी बेहतर उपचार प्रभाव होता है। 3। साइफन गहन स्तर पुनरुत्थान आत्मा की बेल अन्य लक्ष्यों के शरीर में अपनी जड़ें फैला सकती है, ऊर्जा और जीवन शक्ति को सोखकर अपने स्वयं के विकास को पोषित कर सकती है। 4। जड़ जमाना गहन स्तर पुनरुत्थान आत्मा की बेल उपयुक्त लक्ष्य मिलने के बाद गति कर सकती है और खुद को जड़ जमा सकती है। विकास पथ 1। पुनरुत्थान आत्मा लता जीवन सोखने वाली राजा लता। 2। पुनरुत्थान आत्मा लता रक्ता पिपासु राक्षसी लता। 3। पुनरुत्थान की आत्मा की बेल मुक्ति की बेल। पुनरुत्थान आत्मा लता की जानकारी पढ़ने के बाद लुओ चेन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने पहले भी कई बार इसे अन्य शाही जानवरों को ठीक करते हुए देखा था, और उसने सोचा था कि यह केवल एक शुद्ध उपचार प्रकार का शाही जानवर है, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि इसके कमजोर बाहरी रूप के नीचे ये वास्तव में एक परजीवी जानवर था। वास्तव में किसी जानवर को उसके रूप रंग से नहीं आंका जा सकता। लुओ चेन ने हल्की खांसी करते हुए कहा, पिताजी, इस पुनरुत्थान आत्मा लता के 3 विकास पथ हैं। आप और ये छोटी लता इस बारे में आपस में चर्चा कर लीजिए। फिर लुओ चेन ने लुओ युहेंग को तीनों विकसित रूपों के नाम बताए। तीनों नाम सुनते ही लुओ युहेंग कुछ पल के लिए ही हिचकिचाया, और लुओ चेन को पता नहीं था कि उसने पुनरुत्थान आत्मा लता से संवाद किया था या नहीं। लेकिन लुओ चेन ने अनुमान लगाया कि शायद उसने ऐसा किया होगा, क्योंकि लुओ युहेंग ने पुनरुत्थान आत्मा की बेल को अपने हाथ से कई बार छुआ था। श्याओ चेन, चलो मोक्ष की बेल को चुनते हैं। ये नाम किसी उपचार उन्मुख शाही जानवर जैसा लगता है। इस परिणाम से लुओ चेन को आश्चर्य नहीं हुआ। लुओ युहेंग ने मूल रूप से इस पुनरुत्थान आत्मा लता को इसकी उपचार क्षमताओं के लिए ही अनुबंधित किया था। अगर इसमें बदलाव भी आता है, तो भी वह शायद इसे उपचार की ओर ही झुकाना चाहेगा। लुओ चेन ने लिटिल डॉट को बुलाया, और फिर जैसे ही लुओ चेन ने प्रत्येक सामग्री का नाम लिया, लिटिल डॉट उसे अपने निजी स्थान से बाहर निकाल लेती थी। उनका सहयोग एक अविश्वसनीय रूप से मौन सहमति जैसा प्रतीत होता था। वर्तमान लुओ चेन के लिए स्पिरिट रैंक रॉयल बीस्ट को किंग बीस्ट में उन्नत करने के लिए औषधि बनाना बेहद आसान था। वह पुनरुत्थान स्पिरिट वाइन के विकास की तरकीबें लुओ युहेंग को सिखाते हुए भी औषधि बना सकता था। ये वास्तव में पिता और पुत्र के बीच भूमिका का उलटफेर था। वर्तमान लुओ चेन अब वह नौसिखिया नहीं था जिसे लुओ युहेंग के मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। हालांकि लुओ युहेंग के चेहरे पर शर्मिंदगी का कोई भाव नहीं था। इसके बजाय उन्होंने उत्साहपूर्वक लुओ चेन के पुनरुत्थान आत्मा लता के विकास का अवलोकन किया, और जब भी उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने सक्रिय रूप से प्रश्न पूछे। आधे घंटे बाद पुनरुत्थान आत्मा लता का विकास पूरी तरह से समाप्त हो गया। इसके आकार और रूप में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ था, सिवाय इसके कि इसकी पत्तियों और जड़ों पर कुछ सफेद धब्बे दिखाई देने लगे थे,
जैसे दीवार पर प्लास्टर करते समय गलती से दीवार पर प्लास्टर के छींटे पड़ गए हों। जाति, मुक्ति की बेल। रैंक, किंग बीस्ट 1 स्टार। प्रकार, लकड़ी का प्रकार, जीवन का प्रकार। अवस्था, आत्मचिंतन। योग्यता, उत्कृष्ट। कौशल, 1 जीवन शक्ति आत्मा तरल गहन स्तर। 2 सार आत्मा तरल पृथ्वी स्तर। 3 साइफन गहन स्तर। 4 रूटिंग गहन स्तर। 5 मोक्ष पृथ्वी स्तर। यदि कोई व्यक्ति या राजसी पशु मोक्ष की बेल की शाखा या पत्ती को अपने मुंह में रखता है तो ये शरीर की वर्तमान स्थिति को बनाए रख सकता है और लक्ष्य की मानसिक चेतना को पत्ती के भीतर संरक्षित कर सकता है। जैसे जैसे साल्वेशन वाइन का रैंक बढ़ता है, इस अवस्था को बनाए रखने की अवधि भी बढ़ती जाती है। वर्तमान में ये राजा रैंक और उससे नीचे के रैंक को 1000 वर्षों तक बनाए रख सकता है। 6 जीवन प्रदान करना पृथ्वी स्तर। मोक्ष की लता थोड़े समय के लिए निर्जीव वस्तुओं को जीवन प्रदान करती है। निर्जीव वस्तु में उसके सृजन के क्षण से ही स्मृतियां मौजूद रहेंगी। जैसे जैसे उसका स्तर बढ़ता है, निर्जीव वस्तु को जीवन प्राप्त होने की अवधि भी बढ़ती जाती है। 7 उलटफेर गहन स्तर। मोक्ष की बेल द्वारा किसी लक्ष्य से जीवन ऊर्जा को सोख लेने के बाद ये शेष ऊर्जा को जीवन ऊर्जा में परिवर्तित कर सकती है और इसे कई गुना मात्रा में लक्ष्य को वापस प्रदान कर सकती है। एक ही रैंक पर प्रत्येक लक्ष्य इस कौशल का उपयोग केवल एक बार कर सकता है। वर्तमान गुणक 1.5 गुना है। विकास पथ अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है। इसके कौशल विवरण पढ़ने के बाद लुओ चेन की आंखें थोड़ी अजीब हो गईं। वह वास्तव में मोक्ष लता के मोक्ष और जीवन प्रदान करने कौशल के उद्देश्य को पूरी तरह से नहीं समझ पाया था। क्या सेल्वेशन रॉयल बीस्ट की दुनिया का एक हाइबरनेशन पॉड था? क्या इसका उद्देश्य लंबी अंतरिक्ष यात्राओं के दौरान मानव शरीर को हाइबरनेटिंग अवस्था में डालना था, जिससे वह उबाऊ और लंबे समय को आसानी से गुजार सके? ये कुछ हद तक तर्कसंगत प्रतीत हुआ। इस विचार को आगे बढ़ाते हुए लुओ चेन को अचानक इसके और भी उपयोग सूझे। इससे गंभीर रूप से बीमार मरीजों को उपचार का सबसे अच्छा समय चूकने से बचाने के लिए अपने मुंह में एक पत्ता रखने की सुविधा मिल सकती थी। इस तरह सोचने पर इस मुक्ति कौशल के उपयोग कई गुना बढ़ते हुए प्रतीत हुए। लेकिन जीवन प्रदान करने की क्षमता के लिए लुओ चेन को वास्तव में कोई उपयोग समझ में नहीं आ रहा था। भले ही किसी निर्जीव वस्तु को जीवन दे दिया जाए, उसमें कोई रैंक या क्षमता नहीं होगी। क्या इसका उद्देश्य उड़ने पर मनोरंजन के लिए कुछ हिलने डुलने वाले बोलने वाले छोटे खिलौने बनाना था? ऐसा करने का कुछ तो उपयोग जरूर लगता था। लुओ चेन ने साल्वेशन वाइन के शरीर की सतह पर टैप किया और एक ऊर्जा पत्थर बाहर निकाला। अरे नन्हे से, इस ऊर्जा पत्थर को जीवन प्रदान करो। ये स्पष्ट नहीं था कि साल्वेशन वाइन अपनी ही दुनिया में खो गई थी या उसे लुओ चेन की बात समझ ही नहीं आ रही थी। उसने लुओ चेन के निर्देशों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। लुओ चेन ने अजीब तरह से लुओ युहेंग की ओर देखा, जो तुरंत लुओ चेन का मतलब समझ गई और अपने अनुबंध के माध्यम से सीधे साल्वेशन वाइन से संवाद करना शुरू कर दिया। लुओ युहेंग के संदेश के बाद मुक्ति लता ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। उसकी पत्तियों पर मौजूद सफेद कण धीरे धीरे चमक उठे और फिर कुछ सफेद कण गिरकर लुओ चेन के हाथ में मौजूद ऊर्जा पत्थर पर जा गिरे। लुओ चेन के हाथ में मौजूद ऊर्जा पत्थर पर एक विशेष कंपन कौंधा। ये कंपन केवल 1 सेकंड के लिए, शायद 1 सेकंड से भी कम समय के लिए ही था, जिसके बाद ये पूरी तरह से गायब हो गया। लुओ चेन ने अपने हाथ में मौजूद ऊर्जा पत्थर को धीरे से दबाया। उसे पूरा यकीन था कि अभी अभी ऊर्जा पत्थर पर हुआ विशेष उतार चढ़ाव कोई भ्रम नहीं था। शायद यह ऊर्जा पत्थर के उच्च स्तर के कारण था और मुक्ति की बेल उसे केवल थोड़े समय के लिए ही जीवन दे सकती थी। इस बार लुओ चेन ने अपना लक्ष्य बदल दिया और तालाब के किनारे से एक कंकड़ का टुकड़ा उसके हाथ में आ गया। लुओ चेन ने बजरी के इस टुकड़े को एक बार फिर साल्वेशन वाइन के सामने उठाया और उसे संकेत दिया कि वह एक बार फिर जीवन प्रदान करने की क्षमता का उपयोग करे। इस बार साल्वेशन वाइन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, लगभग लुओ युहेंग के संवाद की आवश्यकता के बिना ही। प्रकाश का एक और कण पत्थर पर तैरता हुआ दिखाई दिया। सबकी निगाहों के सामने पत्थर पर जीवन से जुड़ी एक अनूठी आभा प्रकट हुई और किसी अज्ञात कारण से 3 अंग आंखें, मुंह और कान धीरे धीरे पत्थर पर प्रकट होने लगे।
इस अचानक हुए बदलाव से लुओ चेन थोड़ा चौंक गया और उसने पत्थर को जमीन पर गिरा दिया। अरे, कितनी बदतमीजी है! क्या तुम इसे नरमी से नहीं संभाल सकते? आवाज का स्रोत वह पत्थर था जिसे लुओ चेन ने जमीन पर गिरा दिया था। उसकी आंखें चौड़ी थीं, जो लुओ चेन को घूर रही थीं, मानो उसे उसके पिछले कृत्य के लिए फटकार रही हों। वहां मौजूद सभी लोग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। लुओ यांग और बानमो तो और भी ज्यादा हैरान थे कि यह छोटा सा पत्थर अचानक कैसे बोलने लगा। उनकी निगाहें थोड़ी हैरानी के साथ लुओ चेन और लुओ युहेंग की ओर मुड़ी। तो दोस्तों, लुओ चेन और उसकी बीस्ट शॉप की रोमांचक कहानी का यह सफर यहीं रुकता है। लेकिन रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या लुओ चेन हर जानवर के उस गुप्त इवोल्यूशन मार्ग को खोज पाएगा? क्या उसकी दुकान इस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन पाएगी? ये सब हम जानेंगे आने वाले एपिसोड्स में। अगर आपको आज का ये भाग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर जताएं, और इस बीस्ट टेमिंग की दुनिया का कोई भी हिस्सा मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगला एपिसोड अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको लू चेन का यह सीक्रेट सिस्टम और उसका अंदाज कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।